गुड इवनिंग फ्रेंड, वी स्टार्ट आवर हिंदू डिस्कशन। आज 14 जुलाई हम हिंदू डिस्कशन पढ़ेंगे विद अपने करंट नोट्स के साथ और बेसिक तक जाने की कोशिश करेंगे। तो आप ध्यान से प्लीज़ ये 45 to 50 मिनट आराम से मेरे साथ कंटिन्यू रखना और वीडियो को 1.5, 1.25 करके आप देख सकते हैं। थोड़ा स्पीड के लिए कोशिश मेरी रहती है कि जो हमने स्टार्ट किया उसके बहुत डीप तक जाना, उसको एक बेसिक पॉइंट तक समझना। और हम मैप प्रैक्टिस और स्टार्ट करने जा रहे हैं डेली एक रिवर सिस्टम के ऊपर, और जब रिवर सिस्टम खत्म हो जाएगा तो माउंटेन के ऊपर हम कोई ना कोई पढ़ा करेंगे डेली। तो मैं वो भी ऐड करने जा रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में ताकि याद रहे। तो मैप भी स्टार्ट करेंगे। तो ये और क्वेश्चन आंसर तो आपको ग्रुप में मिलते हैं। जो करंट के क्वेश्चंस हैं, जो हिंदू में करंट्स आते हैं, जो भी करंट न्यूज़ से क्वेश्चन है, वो आपको ग्रुप में मिलते हैं। और आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना हिंदू डिस्कशन। जो पहली न्यूज़ आती है, देखो ये वैक्सीनेशन से रिलेटेड हमारे काम की नहीं है कि शॉर्टेज हो गई है वैक्सीन 60%, तो हमारे किसी काम की नहीं है। अभी रिसेंटली क्या हो, न्यू कैबिनेट को बनाया गया है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नए बने हैं। तो जो आपकी कैबिनेट कमेटीज़ होती हैं उनके मेंबर भी चेंज होंगे। तो वो कैबिनेट कमेटी चेंज हुई है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कैबिनेट कमेटी क्या होती हैं, उसके लिए हम जाएंगे अपने हिंदू पर, जो हम नोट्स तैयार करते हैं उस पर जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ये टेलीग्राम का लिंक है और डेली बेसिस पे ये पीडीएफ जो है, जो नीचे वाली पीडीएफ है, फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ग्रुप में मॉर्निंग में ही डाल देता हूँ। जो आती है कैबिनेट कमेटी क्या होती है, कैबिनेट तो कैबिनेट मिनिस्टर की कमेटी होंगी। तो किस टाइप्स की कुछ कमेटी होती है, दो टाइप की होती है। एक होती है स्टैंडिंग कमेटी होती है, एक होती है एड हॉक कमेटी। एड हॉक जो स्टैंडिंग कमेटी होती है तो उन्हें होती हैं परमानेंट। ये तो परमानेंट रहती हैं, हमेशा किसी न किसी वर्क के लिए इन्हें बनाया जाता है। जैसे कैबिनेट कमेटी मतलब अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी होती है जो अपॉइंटमेंट करती है। कैबिनेट कमेटी में एकोमोडेशन होती है, जो एकोमोडेट मतलब जो मंत्री होते हैं कैबिनेट होते हैं जिनको एकोमोडेशन दिखती है। इकोनॉमिक अफेयर कैबिनेट, ये परमानेंट रहती हैं। ये जो कमेटी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसमें 8, ये 8 कमेटी जो है परमानेंट है। और एड हॉक कोई पर्टिकुलर पर्पस आया, जैसे कोई डिजास्टर आया, कोई भी चीज़ आई, कोई भी इशू आया, उसके लिए कमेटी बनाई जाती है। इशू रिसॉल्व तो कमेटी डिसॉल्व, तो कमेटी ख़त्म। ये एड हॉक होती हैं, ये स्टैंडिंग होती हैं। स्टैंडिंग परमानेंट रहती हैं। तो कितनी है आपकी अपॉइंटमेंट कमेटी ऑन कैबिनेट, कैबिनेट कमेटी ऑफ एकोमोडेशन, आपको कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, कैबिनेट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, पॉलिटिकल अफेयर, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। ये जो कमेटी है ये है आपकी परमानेंट और स्टैंडिंग कमेटी है। अब एडवांटेज क्या होता है इनका, कैबिनेट कमेटी का क्यों बनाया जाता है, जैसे मैंने आपको बता ही दिया, पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाई जाती हैं। तो वैल्यूएबल टाइम बचे। देखो सब अपने कैबिनेट मिनिस्टर अपने काम में बिजी रहते हैं, पर एक कमेटी बनेगी, सब कोऑर्डिनेशन करेंगे, बहुत सारे इसमें मिनिस्टर्स होंगे, तो एक वैल्यूएबल टाइम के लिए। और इंटर गवर्नमेंटल और इंटर डिपार्टमेंट मतलब एक तरह से कोऑर्डिनेशन बैठ सके, कोऑर्डिनेशन के लिए। तो इस सब चीज़ के लिए ये स्मॉल साइज़ की होती हैं। तो बात अच्छे से हो जाए, सारे मिनिस्टर साथ में बैठ के बात करें, कोई भी इशू है, ठीक है। जैसे कोई हेल्थ का इशू है, मैंने आपको बताया कि देखो अब जो स्कूल कॉलेजेस बने, बच्चों पे हेल्थ की प्रॉब्लम भी आ रही है और एजुकेशन की प्रॉब्लम भी आ रही है। अब ये दोनों मिनिस्ट्री कैसे बैठ के साथ बात करेंगी, तो कोई कमेटी उनके लिए बनाई जाएगी। तो दोनों मिनिस्ट्री साथ बैठ के बात करेंगे, उनके डिपार्टमेंट जो हेड होंगे, सेक्रेटरीट होगा, साथ बैठ के बात करेंगे। तो ये बनाया जाता है। कैबिनेट कमेटी आर एस्टेब्लिश टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर, कि उसका वर्कलोड भी कम होगा। ये कारण, ये सीधे आपको प्री में पूछ सकते हैं पॉइंट क्यों बनाया जाता है, कि एक तो इंटर गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन हो, स्मॉल साइज़ की तो अच्छे से काम हो, मिनिस्टर साथ में आके बैठते हैं, वर्कलोड कम होता है। द कैबिनेट फैसिलिटेट करती हैं, डीप एग्जामिनेशन करती हैं, किसी पॉलिसी बनानी है उसको ध्यान से पढ़ते हैं। कमेटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न, लेबर एफिशिएंट यूटिलाइज हो, ह्यूमन रिसोर्स अच्छे से यूज़ करें, जो भी आप स्कीम लेके आ रहे हैं अच्छे से यूज़ हो, वो सब बैठ के बात करती हैं, हेल्प करती हैं, सेफगार्ड रखती हैं, क्योंकि इसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। बहुत सारी मिनिस्टर्स इसमें साथ बैठ के बात करते हैं। यूटिलाइज़ करना है कैसे, जो मिनिस्ट्रियल एक्सपर्टीज़ है उन्हें बताएंगे सर ऐसे करो, तो बहुत सारे मिनिस्टर्स होंगे तो उस चीज़ के लिए। और इसमें क्या होता है, जो कैबिनेट कमेटी होती है ना बहुत सारी, ये पीएम को मतलब इनके पीएम हेड होते हैं, तो पीएम भी बैठते हैं और भी मिनिस्टर बैठते हैं, सब बैठ के सुनते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जितनी भी कमेटी हैं ऊपर की, मैंने 8 की 8, सबके कौन हेड होते हैं, पीएम हेड होते हैं, एक्सेप्ट 2 के, कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन। देखो घर वर की एकोमोडेशन तो नहीं दिखेंगे पीएम, वो तो अपना आप देख लो, एकोमोडेशन, कैबिनेट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, इन दोनों के जो हेड होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मैं आगे आ जाएगा तो बता दूंगा, वरना आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है या ग्रुप के अंदर बताना है कौन हेड होते हैं। एकोमोडेशन और पार्लियामेंट्री अफेयर को छोड़ के बाकी की जो जितनी भी कैबिनेट कमेटी हैं उनको हेड कौन करते हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं।
अब कैबिनेट कमेटी क्यों होती है, क्या होते हैं, एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन इमरजेंसी, कोई इमरजेंसी हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल से अलग कोई चीज़ बात करनी हो, कुछ चीज़ तो मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि ये ऐसे ऐसे करना है, कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब चीज़ें आ गई तो उस इमरजेंसी के लिए ये कहीं ना कहीं कैबिनेट कमेटी कोई फैसला लेती है। इन अदर वर्ड दे आर नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संविधान में कहीं इनका नाम नहीं है। हाउएवर रूल ऑफ बिजनेस प्रोवाइड फॉर दिस एस्टेब्लिशमेंट, जो रूल ऑफ बिजनेस होता है, रूल ऑफ बिजनेस एक बुक है रूल ऑफ बिजनेस की, इसमें इनको मेंशन किया, यहाँ से इनको बनाया गया। अब रूल ऑफ बिजनेस में कब बनाया गया कि एग्जीक्यूटिव इन इंडिया वर्क अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1961 के आसपास बनाया गया है। दीज रूल इमर्ज, मतलब ये रूल कैसे इमर्ज हुए, आउट ऑफ आर्टिकल 77 जो है ना, इसकी वजह से ये रूल बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जो बोलते हैं आर्टिकल 77 क्या बोलता है, प्रेसिडेंट शैल मेक ए रूल फॉर ए मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द एलोकेशन अमंग द मिनिस्ट्री। कि मतलब एक तरीके से आप ये चीज़ मानो कि जो रूल क्यों बनाया गया है, जब ऐसा है कि अगर कोई इमरजेंसी चीज़ आ गई बीच में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ऐसे ऐसे आपको चीज़ें करनी है, संविधान में लिखा है अगर कोई बीच में चीज़ आ जाती है तो प्रेसिडेंट को पावर दी गई है आर्टिकल 77 से कि वो कोई ऐसा रूल बना सकते हैं, ऐसे कोई कमेटी चीज़ बना सकते हैं कि जो ट्रांजैक्शन है ना बिजनेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो अच्छे से हो पाए, एक कोऑर्डिनेशन तरीके से हो पाए, तो उन्होंने ही कैबिनेट कमेटी की मतलब ऐसे फॉर्मेशन किया गया। प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इन स्टैंडिंग कमेटी को, जो मैंने आपको ऊपर बताई गया है, वही देखते हैं कितने मेंबर रखने हैं कितने नहीं रखने। स्टैंडिंग एडॉक मैंने बता दिया है कि एडॉक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनती है, डिसॉल्व हो जाती है, स्टैंडिंग हमेशा रहती है। तो ये है। अब जो प्राइम मिनिस्टर है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं जितनी भी स्टैंडिंग कमेटी हैं, दो को छोड़ के जो दो मैंने ऊपर बताया, 2019 में इसमें 2 कमेटी और बनाई गई थी, एडिट 2 कमेटी इन 2019, सारी की सारी आ गई, मैंने ऊपर आपको बता दिया है, ऊपर सारी की सारी मैंने इसमें काउंट कर दी है कि 2 को और बढ़ाया गया था, पहले कितनी थी कि 6-8 की गई थी। अब यही है कि इनकी मेंबरशिप तो बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, वेरियस 6 to 8 कैबिनेट मिनिस्टर इसके अंदर होते हैं, और भी वो प्राइम मिनिस्टर देख सकते हैं, ये हमारे लिए काम के नहीं है। नॉन कैबिनेट मिनिस्टर इज़ नॉट डिबार्ड फ्रॉम देयर मेंबरशिप, ऐसा नहीं कि मैं कैबिनेट मिनिस्टर नहीं मुझे बाहर रखा जाएगा, नहीं, उनको भी ला सकते हैं। नॉट ओनली इंक्लूड द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द सब्जेक्ट, और उसमें कोई भी सीनियर मिनिस्टर हो इनको भी इंक्लूड किया जा सकता है। मोस्टली हेडेड बाय द मतलब इंडियन, सॉरी ये जो है ना ये यार यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर लिख लेना, इंडियन पॉलिटी हो गया, शायद कोई मिसप्रिंट हो गया करते हुए। These are mostly headed by the PM. Sometime this cabinet minister, particular हाउस जो होम मिनिस्टर है या फाइनेंस मिनिस्टर है, कभी कभी ये एक्ट एज ए चेयरमैन के रूप में, अगर प्राइम मिनिस्टर कहीं बिजी है विदेश में गया तो ये जो बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जैसे आपके हो गए होम मिनिस्टर होगा अमित शाह, या फाइनेंस मिनिस्टर होगा, या और भी कोई डिफेंस मिनिस्टर होगा, ये भी कभी कभी हेड कर लेते हैं, वरना सारे केस में जो होगा वो कहीं ना कहीं PM हेड करेंगे, 2 कमेटी को छोड़ जो ऊपर बताया। अब सिग्निफिकेंस क्यों है, सिग्निफिकेंस मैं आपको बता ही चुका हूँ, वर्कलोड कम करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, इफेक्टिव बातें हों और चीज़ों में यूटिलाइज हो, टाइम और ह्यूमन रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइज कर पाएँ, इस वजह से कमेटी बनाई जाती है। ये न्यूज़ आती है इंडियन एक्सप्रेस की, ये शायद ऊपर से कट नहीं किया आ गया, इंडियन एक्सप्रेस की आती है, उसमें आएगा कि भीम अब भूटान में भी यूज़ हुआ करेगा। अब ये आपका जो इंडियन वेरिएंट है भीम का, UPI को कि हमने बनाया, देखो ऐसे बनाया, भीम एक ऐप है जिसपे आप ट्रांजेक्शन कर पाते हो, और वर्क किस टेक्नोलॉजी पे करता है, वो वर्क करता है UPI टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। उसका मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इस पे वर्क करता है। और UPI किसने डेवलप किया, इसको NPCI ने डेवलप किया, NPCI ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यही बहुत सारी चीज़ देखती है, जो ऑनलाइन पेमेंट करते हो ना, यही बॉडी है जो देखती है। अब आप पूछो कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किसने बनाया, ये बहुत सारे बैंकों ने मिलके इसको बनाया है, इस वाली को, ऑर्गेनाइजेशन को, NPCI को। तो NPCI ने किसको, UPI बनाया ट्रांजैक्शन के लिए, क्योंकि देखो UPI पेटीएम में भी यूज़ कर सकते हो, UPI आपको अमेज़ॉन में भी यूज़ कर सकते हो, UPI किसी में यूज़ कर सकते हो, UPI भीम में भी यूज़ कर सकते हो। तो UPI एक बड़ा बेस है, ठीक है ना, उसके नीचे आता है भीम आता है, उसके नीचे सारे इन चीज़ों के ट्रांजेक्शन UPI की टेक्नोलॉजी यूज़ करके कर सकते हो। अब की फीचर क्या है भीम के, देखो 2016 में इसको लॉन्च किया गया था, बाय द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, ठीक है। इसमें न्यू मोड, एक नया वर्जन भी लॉन्च किया गया था उसके बाद में, 2018-19 में किया गया था, भीम 2.0 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया था। तो जो अंडर 2.0 जो आया था उसमें एग्जिटिंग कैप कर दिया गया था, 20,000 हैज़ बीन इंक्रीजेस टू 1 लाख। जो वेरीफाइड मर्चेंट होंगे ना, पहले क्या था भीम 1 वाले वर्जन में क्या था कि 20,000 तक रुपये आप भेज सकते हो,
अभी भी 20,000 ही भेज सकते हो, उससे ज़्यादा डिक्लाइन दिखा देता है। अगर आप वेरीफाइड मर्चेंट होंगे, वेरीफाइड बैंक में जाके कराना पड़ेगा, प्रोसीजर होगा उसका पूरा, उस पर हम नहीं जाएंगे, तो आप 1 लाख तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हो। भीम कैम रिप्लेस किया गया, मोबाइल जो वॉलेट थे बहुत सारे थे, तो बैंक ट्रांसफ़र आपको करनी हो, बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, और सब चीज़ आपको पता ही है। एक अकाउंट को जांच करनी हो, अकाउंट में कितने पैसे हैं, ये आप देख सकते हो विद अ भीम ऐप। अपर लिमिट ऑफ द सिंगल ट्रांजेक्शन, मतलब कि 10,000 वन कैन बी ट्रांसफर 20,000 इन 24 आवर, ठीक है ना। ये कुछ है उसमें अपर लिमिट लगाई गई है। सिंगल ट्रांजेक्शन आप 10,000 तक की कर सकते हो, और जो कैन बी ट्रांसफ़र 20,000 आप 24 घंटे भेज सकते हो। ये नॉर्मल पब्लिक के लिए। अगर वेरीफाइड मर्चेंट होंगे तो 1 लाख तक भेज सकते हैं, तो आप 20,000 रुपये तक भेज सकते हो 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे में, और एक ट्रांजेक्शन में 10,000 रुपये आपको कर सकते हो। अब ये क्या है, की फीचर्स क्या हैं भीम के। एक तो भीम कैन भी आप मोबाइल नंबर से या फिर डिवाइस, जो आपको मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा बैंक में, उसमें कोई डिवाइस में पड़ा होगा, उससे आप भीम को लॉगिन कर सकते हो, चीज़ें कर सकते हो। तो अगर आप फ़ोन सिम में डालोगे, भीम ऐप डाउनलोड करेंगे, तो एक मैसेज जाता है बैंक के पास कि हाँ वही नंबर है। तो एक तरह से वो भी एक सेपरेट ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होता है। 3 पॉइंट ऑथेंटिकेशन होता है इसमें। 3 पॉइंट ये यूपीएससी ने पूछा भी है। 3 पॉइंट मतलब तो मोबाइल नंबर वेरीफाइड करेगा मोबाइल में, जिसमें मोबाइल नंबर जो बैंक में रजिस्टर्ड होगा वही मोबाइल नंबर से उसी मोबाइल का कर सकते हो। फिर डिवाइस में आप एक, उसमें भी कोड होता है, डिवाइस में डालोगे आप, खोलने से पहले, ऐप खोलने से पहले एक कोड डालते हो, और लास्ट में एक यूपीआई पिन डालते हो जब ट्रांजेक्शन करनी होती है। तो 3 पॉइंट इसकी ऑथेंटिकेशन है। ये यूपीएससी ने पूछा है क्वेश्चन। और भी आप कर सकते हो फिंगरप्रिंट बेस, उसको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी कर सकते हो ट्रांजेक्शन के लिए, क्योंकि आधार नंबर उसमें आपका हुआ तो, ठीक है ना। यूपीआई पिन नीडेड बोथ ओपनिंग द ऐप एंड द ट्रांजेक्शन। तो वो ये डिवाइस खोलने के लिए, उसे खोलने के लिए, उसको ऐप को खोलने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ चाहिए, मतलब वो पिन चाहिए। पिन के बाद ट्रांजेक्शन के बाद फिर एक पिन मांगता है, तो ये है। फिर मोबाइल नंबर होगा आपका तो ही चलेगा। 3 तरह की इसमें सिक्योरिटी टाइप मान सकते हो। अगर आपको रीसेट करना है यूपीआई पिन, तो डेबिट कार्ड की डिटेल चाहिए, ओटीपी एसएमएस चाहिए। एक तरह से सिक्योरनेस कहीं ना कहीं देखी जाती है। अब एडवांटेज क्या है भीम का, देखो एडवांटेज आप खुद समझ सकते हो। तो कैशलेस इकनॉमी, अगर कैशलेस इकनॉमी होगी तो कब होता है कि ब्लैक मनी कैसे जनरेट होती है। ये थोड़ी बैंक में होगी ब्लैक मनी होगी, नहीं, जब वो मनी कैश की फॉर्म में हो। तो एक तरह से कहीं ना कहीं फ़ायदा है। भीम को यूज़ करेंगे, मोबाइल का यूज़ करेंगे, इस सब चीज़ों का। कस्टमर यूज़ द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, यूपीआई बेस पे भीम चलता है, जो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये सारी चीज़ें इसमें आप पढ़ लेना। मैं देखो मैंने बहुत सारी चीज़ में ऐड करता हूँ, पूरा प्रोसेस ऐड करता हूँ इसमें। पूरा प्रोसेस कैसे, अलाउ द ईजी मनी ट्रांसफ़र विदाउट द हैसल, ईजी मनी इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र हो जाता है, जैसे आपने भेजा तुरंत दूसरे के अकाउंट में पहुँच गया। अलाउ द यूज़, मतलब कि अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट सर्विस डिज़ाइन डाटा USSD टू द एक्सिस बैंक अकाउंट में चला जाता है, सिंस द यूपीआई बेस्ड यूएसडी डज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपने देखा होगा, अगर आपके पास स्मार्टफोन भी नहीं है ना, अगर आप छोटा फ़ोन करते हैं, उसका भी एक नंबर होता है ऐसे करके #990। आपको अगर पैसे ट्रांसफ़र करना है, फिर वो फ़ोन जाएगा, फ़ोन लगेगा, फिर उसमें ऑप्शन खुल के आते हैं। जैसे होता था ना पहले, खोलते थे *121# कि बैलेंस चेक, ये चेक, कि लास्ट कॉल चेक, ये कर चेक। तो ऐसा भी एक बैंक का भी होता है, वो भी एक भीम बेस ही है। तो आप विदाउट इंटरनेट कनेक्शन के भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा भी सिस्टम नहीं है, आप उसमें भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, पर उस टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं, USSD बोलते हैं। फिर कस्टमर who do not have UPI account can also receive the money। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड IFSC करते हो आप, ठीक है ना। मनी, मोबाइल मनी आइडेंटिफिकेशन, इन कोड से भी आप भेज सकते हो। ये बड़ी बड़ी चीज़ होती हैं, ये आप इस चीज़ में मत जाओ। फिर ये जो इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, दोनों लैंग्वेज में खोल सकते हैं, शायद आप और लैंग्वेज में हो गया। QR जनरेट होता है, अगर आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, मंगाने हैं, तो QR भी जनरेट करता है ये, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें इसमें की जाती हैं। वर्चुअल पेमेंट एड्रेस देखता है एक तरीके से। तो ये सारी इसमें चीज़ें, मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ ऐड कर दी है। अब आपको पता लग गया भारत इंटरफेस मनी क्या है, भीम है क्या। एक मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन है जो NPCI बेस्ड है, जो टेक्नोलॉजी में वर्क करता है, उसे UPI बोलते हैं। उसकी वजह से आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। किसने डेवलप किया, NPCI ने डेवलप किया। एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल द रिटेलर पेमेंट सिस्टम इन इंडिया। ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज, जितने रिटेलर पेमेंट सिस्टम होते हैं ना, आपने पेटीएम कर दे भैया, अमेजोन कर दे, फ़ोनपे कर दे, सबको कौन देखता है, सबको NPCI देखता है। NPCI ये बहुत सारे बैंकों ने मिलकर डेवलप किया है। अब आप पूछोगे डिफरेंस क्या है भीम और UPI में, कि भीम ये है, UPI एक प्लेटफॉर्म है बड़ा, जिस पे भीम एक सेपरेट मोबाइल वॉलेट ऐप है, जैसे पेटीएम हो गया, वैसा सरकार का ऐप पर ही है। तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। UPI बेस पे पेटीएम भी वर्क करता है, UPI बेस पे आपका फ़ोनपे भी वर्क करता है, सब करते हैं, सब पे आप UPI चला सकते हो। तो UPI एक बड़ी चीज़ है। UPI से रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, ठीक है ना। तो
की यूज़ करके सारे ऐप वर्क करते हैं पे ट्रांसफ़र करने। व्हाट इज़ यूपीआई? एक यूनिफाइड इंटरफेस है, रियल टाइम पेमेंट्स जो सिस्टम है, आप हेल्प कर सकते हो, इंस्टेंट एंड क्विक ट्रांसफ़र कर सकते हो एक बैंक से दूसरे अकाउंट में। व्हेन वॉज द यूपीआई ऐप लॉन्च, मतलब भीम ऐप लॉन्च हुआ था 2016 में लॉन्च हुआ था इसका, पर जो भीम का जो वर्जन आया था 2.0 2019 में आया था शायद, 2018-19 में। एक बार आप देख लेना। हम चलते हैं वापस अपने हिंदू के ऊपर। आगे देखिए न्यूज़ जो आएगी, आगे इसमें कोई न्यूज़ नहीं है। फिर NRC बताऊंगा। आधार अभी क्या 27 लाख यूज़र थे, मतलब अनसर्टेनिटी, मतलब ये हम नहीं पढ़ेंगे। बहुत दिनों से चल रहा है, आसाम में किसी को ऐड कर रहे हैं, किसी को निकाल रहे हैं, दोबारा से रिव्यू किया जा रहा है। पर हम पढ़ेंगे NRC और NPR के अंतर क्या है। NRC क्या है, NPR क्या है। NRC एक तरह से नेशनल आपका, NPR जो है नेशनल आपका पॉपुलेशन रजिस्टर है। एक जो आप इस भारत के नागरिक हो, चाहे कोई विदेशी नागरिक हो, चाहे कोई भी आदमी हो, इसके अंदर आपका नाम ज़रूर होगा। यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या बोलती है? कोई आदमी 6 महीने से कहीं रह रहा है, पिछले 6 महीने से या अगले 6 महीने कहीं रहना चाहता है, चाहे आप विदेशी मुल्क के आदमी हो, चाहे आप इंडिया के आदमी, कोई भी हो, इसमें आपका नाम जाएगा, नेशनल पॉपुलेशन आपके रजिस्टर में जाएगा आपका नाम, ठीक है ना। जो भी लोग बाहर भी निकाले जाएंगे NRC से, वो भी NPR में रजिस्टर्ड होंगे। इसकी जनरल टर्म ये होता है। इसको मेंटेन कौन करता है? इसको रजिस्ट्रार्ड जनरल एंड द सेंसस कमिश्नर होता है, जो इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है, तो ये इसको करता है। ये प्री का पॉइंट हो गया यहाँ पे। एक रजिस्ट्री है जो मैंने आपको बताई, बिल्कुल जीरो, लोकल लेवल पे, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे इसको प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है ना। ये किस एक्ट से तो बना होगा? किसी संविधान में, या फिर कोई एक्ट तो होगा इसका, संविधान में ना हो, किसी में हो। हाँ, इसका एक एक्ट है, सिटीजनशिप एक्ट है 1955, या फिर सिटीजन रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन इशू नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रूल 2003। ये मैंडेटरी है एवरी यूजुअल रेसिडेंट्स इन इंडिया, यानी कि जो इंडिया में रेसिडेंट्स है या कि इंडिया में रह रहा है। अब मैंने आपको डेफिनेशन बताई दी, आगे इसमें डेफिनेशन वो आ जाएगी, बता दूंगा। तो सेक्शन 14A जो है सिटीजन एक्ट 1955 का, वो कंपलसरी बोलता है कि हर सिटीजन को इसके अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए, जो इंडिया में रह रहा है या इंडिया में आके रहना स्टार्ट किया है, ऐसा ही बोलता है। अकॉर्डिंग टू द होम मिनिस्ट्री, जो होम अफेयर मिनिस्ट्री है, वो क्या बोलती है? यूजुअली जो रेजिडेंट्स है, वन हु कैन बीइंग रेसिड इन द लोकल एरिया एटलीस्ट 6 मंथ से वो रह रहा है या अगले 6 मंथ वो रहना चाहता है। तो मैंने आपको ऊपर बताया, कोई भी सिटीजन हो या फॉरेनर हो, उसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना। NRC में क्या होगा? NRC में आप सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, वही रजिस्टर्ड होगा। फिर देखो इसमें कैसे निकालते हैं, विदेशी आदमी को कैसे काउंट करते हैं, विदेशी कितने हैं। अब NPR में इन्होंने सबको रजिस्टर्ड कर दिया, ऑल, और NRC में इन्होंने किसको रजिस्टर्ड किया? सिटीजन को ओनली, जो सिटीजन्स हैं, ठीक है ना। जब भी तो कह रहे हैं NPR अभी होने वाला था, पर अभी कोरोना की वजह से नहीं हो रहा, तो सबको इसमें रजिस्टर्ड कर देंगे पहले ये। फिर भारत में NCR, ये NRC कराएंगे, सॉरी NRC कराएंगे भारत में, नेशनल रजिस्ट्रेशन सिटीजन कराएंगे। अगर इनमें से माइनस कर दोगे ना, तो विदेशी आदमी बाहर निकल जाएंगे, जो बाहर से आए ना फॉरनर, वो बाहर आ जाएंगे। आपको पता लग जाएगा कितने विदेशी हैं, कौन लीगल है, कौन लीगल है, कौन कैसा है। उसके बाद NRC करेंगे, पहले सबको रजिस्टर्ड कर देंगे NPA के अंदर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्री के अंदर। तो ऐसे सरकार चाहती है, इसलिए लोग कह रहे हैं कि NPR भी एक तरीके से NRC का पहला स्टेप है, NRC लाने का। अगर आपको यही नहीं पता होगा टोटल आदमी इंडिया में कितने हैं, चाहे बाहर के हो चाहे इंडियन हो, तो कैसे NRC आप करा सकते हो? पहले तो यही कराओगे ना। तो इसलिए घबराते हैं, बोलते हैं कि ये एक तो पहला स्टेप है। ये आधार बेस्ड होता है, जो है NPR भी होगा, ये भी आधार बेस्ड होगा। आधार नहीं है तो कोई और डॉक्यूमेंट होगा, पासपोर्ट होगा, कुछ ना कुछ होगा, उस बेस पे किया जाता है। बैकड्रॉप यही है कि फर्स्ट कलेक्ट 2010 में इसको कलेक्ट किया गया था। NRP ऐसा नहीं है, NPR ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं हुआ। हाँ, 2010 में भी लिया गया था, एक प्रॉपर तरीके से नहीं लिया गया था, यानी कि ये बस लिस्टिंग किया गया था। हाँ, घर में इतने आदमी हैं, बस वो NPR में नाम लिख के चले गए थे। फिर 2015 में दिस डाटा फर्दर अपडेट करने के डोर टू डोर सर्वे की बात हुई कि डोर टू डोर इसे अपडेट किया जाएगा कि बाय द कंडक्टिंग डोर टू डोर सर्वे अर्लियर द रोल आउट द NPR स्लो डाउन ड्यू टू द ओवरलैपिंग विद द आधार में। थोड़ा आधार में प्रॉब्लम आ गई थी, तो इसलिए नहीं हुआ। अगेन इसको कंडक्ट करने की बात की गई कि 1 अप्रैल 2020 से चलेगा, 30 सितंबर 2020 को NRP दोबारा कराएंगे। हर घर घर जाके आधार बेस्ड डोर टू डोर, मतलब घर जाएंगे, पूछेंगे, आधार नंबर लेंगे, सब कुछ लेंगे, सब रजिस्टर्ड करेंगे। 2021 के जो सेंसिक्स होने वाले थे उनके साथ कराना था। कौन कराता? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, जो होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, उनको कराना था। पर ये क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि कोरोना में भाई साहब आ गए, अब घर घर जाएंगे नहीं, तो वही कोरोना फैलाएंगे ऐसे, तो जो चेक करने जाएंगे।
तो वो घर घर ये अभी नहीं हुआ। कैसे रजिस्ट्रेट कर सकते हैं? ड्यूरिंग द जो फर्स्ट फेज़ हुआ था 2011 में इसका, कि उसमें तो क्या विजिट गए, घर पे गए, एवरी हाउस होल्ड एंड कलेक्ट द डिटेल रिक्वायर्ड, बस उन्होंने फॉर्मेट पूछ लिया कितने आदमी है, कितने घर में है, ठीक है ना, ये सब पूछ के वो वापस आ गए। एक इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस तैयार कर लिया उन्होंने स्टेट लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में, बस, ठीक है ना। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। और ये वाला पहली बार ये हुआ था, पूछ के आ गए। अब क्या होगा, बायोमेट्रिक एटीट्यूड आ जाएगा, मतलब फोटोग्राफ भी लेगा, फिंगरप्रिंट भी लेगा, एरिस भी लेगा। अब थोड़ा इसे मॉडर्न बनाएंगे। यूजली रेसिडेंट जो होंगे हु आर अबव 5 ईयर, जिसकी 5 साल से बड़ी एज होगी, उसको तो उन्होंने कंपलसरी कर दिया उसके बायोमेट्रिक डाटा लाने के लिए। तो एक तरह से मैच हो जाएगा ना। अब इसमें ये भी पता लग जाएगा, अगर NPR में किसी का नाम आया, उसका आधार कार्ड नहीं है, या आधार कार्ड है तो NPR में नाम नहीं है, तो एक तरह से करप्शन, फ्रॉड भी थोड़ा कम होने की कोशिश होगा, ठीक है। इफ़ द हाउस होल्ड इज़ नॉट कवर्ड ड्यूरिंग द 2011 सेंसेक्स में नहीं आया, तो शायद जो इसमें आ जाएगा वो, या फिर जो 5 साल से छोटे थे बच्चे तब नहीं गया, तो इसमें आ जाएगा। तो कैसे किया जाएगा? कैंप भी लगाया जाएगा। अपने आप आके कराना चाहते हो, नहीं कराना तो हम घर आके करेंगे। अगर आपका नाम नहीं आया तो आपको क्या गिना जाएगा? वही गिना जाएगा, आप विदेशी हो, इंडिया के हो ही नहीं, आपका नाम नहीं होगा लिस्ट में, ना कोई आपको सुविधा मिलेगी, ना वोटर लिस्ट बन सकती है, ना ये बन सकते, तो नाम तो कंपलसरी है। तो यही है बेनिफिट क्या है कि आपको गवर्नमेंट को क्या होता है, डाटा गवर्नमेंट क्यों कलेक्ट करती है, कि गवर्नमेंट को पता लगता है कि कहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, कहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, कहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी। अगर कोई स्कीम लेके आती है ना, तो उसको सोचती है कि कैसे किस एरिया में कितने लोग हैं, कैसे लोग हैं, ऐसे स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, लोगों को बेनिफिट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट की स्कीम है, प्लानिंग है, उनके लिए ये सब की चीज़ कराई जाती है। जैसे मनरेगा है, और मनरेगा को पता है यूपी में ज़्यादा लोग हैं, तो यूपी को ज़्यादा पैसे देगी, और यूपी में वो सोचेगी 10 करोड़ लोग हैं, और हकीकत में 50 करोड़ रहते हैं, पर रजिस्टर्ड 10 करोड़ लोग हैं, तो 10 करोड़ लोग के हिसाब से पैसा भेजेगी ना। ये थोड़ी है कि 100 करोड़ लोग के हिसाब से भेजेगी। तो उस वजह से कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी होगी, जैसे अब खाना आता है तो उनके हिसाब से भेजेगी, या फिर न्यूट्रिशन कैंपेन प्रोग्राम होते हैं तो उसके हिसाब से इस चीज़ को यूज़ किया जाता है। अब ये है कि कलेक्शन, मतलब कि कनेक्टिंग बिटवीन NPR और आधार में क्या है कि जो डाटा कलेक्शन है ना NPR का, उसमें क्या होगा, एक सेंड टू द आपका UIQ जो है, UDI पे एक तरह से मैसेज जाएगा। जब आप डाटा कलेक्ट कर लोगे NPR का, तो एक मैसेज जाएगा, वो आपके आधार से लिंक होकर क्या हाँ ये आदमी है, इसका आधार है, तो डाटा वापस आ जाएगा। तो इसमें क्या है, NPR विल बी कंटेन 3 एलिमेंट ऑफ द डाटा। एक तो डेमोग्राफिक डाटा होगा, उसमें बायोमेट्रिक डाटा होगा, आधार का भी डाटा होगा इसमें। तो एक तरह से NPR बोल सकते हो ये आधार से भी बड़ा है, आधार से एक तरह से बड़ा होगा ये आपको मिल जाएगा। ए पर्सन हु रजिस्टर्ड अंडर आधार स्टिल हैज़ टू रजिस्टर्ड अंडर NPR। अगर तुम्हारे पास आधार भी है ना, तो दोबारा आपको इसके अंदर रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। एक तरह से क्रॉस वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो क्रॉस वेरिफिकेशन करें, आधार में क्या था, बायोमेट्रिक डाटा लिया था, कोई डेमोग्राफिक डाटा थोड़ी लिया था आधार के अंदर, पर इसमें डेमोग्राफिक डाटा भी लिया जाएगा। बायोमेट्रिक ले रहे हैं, फिर आधार नंबर भी ले रहे हैं, तो ये कहना कहीं आधार से बड़ा हो जाता है। फिर ये सेंसेक्स क्या है, सेंसेक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंडक्ट है, जो 10 साल में आपके डिकेनियल सेंसस लिखा है, यानी कि 10 साल में कराने वाली एक एक्टिविटी है, पूरे इंडिया में कराया जाता है। ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में आते हैं, इसको कंडक्ट कराते हैं, गाइड करते हैं। कौन से एक्ट से करते हैं? सेंसस एक्ट है 1948, इसके हिसाब से किया जाता है। कैसे याद रखोगे सेंसस एक्ट कि 1947 में देश आज़ाद हुआ था, तो फिर जनगणना कराई थी कितने लोग हैं, तो वो उसी टाइम पे एक्ट बनाना पड़ा। ये है NPR एक्सरसाइज इज डिफरेंट फ्रॉम द सेंसस। NPR थोड़ा डिफरेंट है सेंसस से, ठीक है। नॉट लिंक टू द नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ द सिटीजन फॉर द पर्पस ऑफ NPR इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब कोई भी, या विदेशी मुल्क हो चाहे कोई भी। मैंने आपको डिफरेंस ऊपर बता दिया। जो 6 मंथ रह रहा है या अगले 6 मंथ कहीं रहने चाहता है, उनके लिए NPR है। तो NRC क्या है? NRC क्या है? नेशनल रजिस्ट्रेशन सिटीजन। इसमें वही लोग रखे जाएंगे जो इंडिया के सिटीजन्स हैं, और उसके लिए डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस हैं। जैसे आपको अभी जो है 6 कम्युनिटी के लोग हैं, ठीक है, 2014 से पहले इंडिया में आ चुके हैं, मतलब 31 दिसंबर। जो आपका CAA है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, CAA जो है, तो उनको भी रखा जाएगा, क्योंकि उनको भी अब कार्ड बना के सिटीजनशिप दी जाएगी, तो वो भी NRC के अंदर आ जाएंगे अब, क्योंकि सिटीजनशिप मिल गई उन्हें। तो सिटीजनशिप जिन जिन लोगों के पास है, जो सिटीजनशिप एक्ट के अंदर चीज़ें आती हैं, उसके हिसाब से आपको NRC में रखा जाता है। पर NPR क्या है? NPR में 6 महीने आप कहीं से रह रहे हो, 6 महीने, अगले 6 महीने रहना चाहते हो, इसके अंदर जब इनको माइनस करोगे दोनों को, NPR में से, मतलब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्री में से, NPR में से NRC माइनस करोगे, तो कौन आ जाएंगे? वो जो कौन बाहर निकल जाएंगे जो फॉरेनर्स हैं,
या फिर कोई इलीगल इंडिया में आए हुए हैं वो बाहर निकल जाएंगे ऑटोमेटिक। वही मैंने बताया ना, 2 में से 1 माइनस करोगे क्या बचेगा, 1 बाहर आ जाएगा। तो ये 1 वाले हैं जो बाहर आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो सरकार ये चाहती है पहले इसको कंडक्ट करा के फिर इसको कंडक्ट कराएगी। ये सारी कुछ प्रावधान इसके अंदर दिए गए हैं। आगे चलते हैं। जीएसटी ड्यू अभी क्या है, देखो ये सीएम है केरला के, ये मिले हैं प्रधानमंत्री से, बोला है कि जो आपने प्रॉमिस किया था जीएसटी कंपेंसेशन देने का 5 साल तक, प्लीज़ वो तो प्रदान करो। हमें बहुत सारी जगह यूज़ करना है, वैक्सीनेशन देनी है, हेल्थ अच्छी करनी है, एजुकेशन देनी है, बच्चे इतने परेशान हैं, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है, उनको प्रॉब्लम करनी है, टीचर को सैलरी देनी है। आप जीएसटी कंपेंसेशन क्यों बंद कर रहे हो? तो दोनों हाथ मिला के बात करें। मोदी जी सुन लो, मोदी जी बोलना अभी सुनेंगे, भाई साहब हमें भी बहुत दिक्कत है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं जीएसटी अपना। तो जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। जीएसटी एक एक्ट है और जीएसटी से फंडामेंटल में चेंज किया गया, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ये होता है ऑन सप्लाई साइड, एप्लीकेबल कहाँ होता है, ऑन सप्लाई साइड, और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ये थ्योरी अपने आप पढ़ लिया करो, एग्जाम्पल समझाता हूँ। हरियाणा है और यूपी है। हरियाणा में बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, या फिर पंजाब है, पंजाब में इंडस्ट्री बहुत सारी है। यहाँ से कोई चीज़ बनी और वो जाके यूपी में बिकनी है। यहाँ से प्रोडक्ट बना और यूपी में चला गया, यूपी में उसको जाके बेचना है, यूपी में चला गया, यहाँ पे उस लोगों ने खरीद लिया। तो टैक्स हरियाणा में नहीं लगेगा, हरियाणा सरकार कलेक्ट नहीं करेगी टैक्स को, टैक्स कलेक्ट करेगी यूपी सरकार। तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जहाँ पे चीज़ बिकेगी वहाँ पे टैक्स लगेगा। ऑन द सप्लाई साइड, जहाँ पे सप्लाई हुआ है वहाँ पे लगेगा, इसका मतलब ये है। अब जीएसटी के अंदर भी 2 तरह के टैक्स लगाए जाते हैं। देखो, कलेक्ट स्टेट गवर्नमेंट करेगी, सारा पैसा जाएगा कहाँ, सारा पैसा जाएगा सेंट्रल के पास, आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर जाएगा पैसा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो पैसा चला जाएगा उसके बाद एक फाइनेंशियल कमीशन होती है, वो बताएगी किस बेस में पैसा डिवीज़न करना है, कि स्टेट को कितना, कौन कौन सी स्टेट को कितना देना है, कितना परसेंट में देना है, कैसे कैसे देना है, कौन कौन सा बेस है, वो एक अलग टॉपिक है। तो 2 भाग में पैसा कलेक्ट होता है, एक तो होता है CGST, सेंट्रल जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और स्टेट जीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये मत मानो कि स्टेट जीएसटी है तो स्टेट गवर्नमेंट अपना पैसा अपने पास रख लेती है, नहीं, वो भी कहीं ना कहीं उन्हीं के पास जाता है। इसमें आगे पढ़ लोगे। इन्होंने एक टैक्स और ऐड किया था कि IGST, इंटर स्टेट, जो स्टेट में ट्रेड व्रेड होता है जैसे जाते हैं वो भी, पर ये नाम का है, ये कोई काम का नहीं है ये नाम का, क्योंकि सप्लाई तो बनी कर दी, जहाँ पे बिकेगा वहीं पे टैक्स लगना है, तो एक नाम का टैक्स रखा था। अब जीएसटी के अंदर क्या किया गया है, कुछ स्लैब रखे गए। ऐसा नहीं है हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग टैक्स लगेगा, नहीं। 5%, 12%, याद रखना, 16% और 28%, या तो 5% के अंदर रखो किसी प्रोडक्ट को, या 12 के, या 16 के, या 28 के। जो मोस्टली लग्जरी वाले आइटम होते हैं, देखो लग्जरी वाली चीज़ कौन खरीदेगा, बड़े बड़े आदमी खरीदेंगे, तो सरकार कहती है इनसे ज़्यादा टैक्स लो। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। जैसे आप पार्ले जी खरीदते हो उस पर टैक्स लगता है, कि सोचे पार्ले जी गरीब लोग खाते हैं तो चलो कम टैक्स लगाते हैं, 5% वाले में रखते हैं। पर भाई कोई लैम्बोर्गिनी है, लैम्बोर्गिनी बड़ा ही आदमी खरीदेगा, वो टैक्स भी दे सकता है। जब लैम्बोर्गिनी 1.5-2 करोड़ की गाड़ी खरीद रहा है तो उससे कहा इसमें 28% वाले में रखो, कि 2 करोड़ की गाड़ी खरीद देगा और 50 लाख मैंने भी देगा, तो ऐसे उसमें रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें। अब कुछ इसकी पावर्स हैं, जीएसटी बना कैसे, जैसे तो आपने देखा होगा 2016 में इसको लेके आए थे, आधी रात को जश्न हुआ था पार्लियामेंट के अंदर, रतन टाटा भी आए थे, ये सारी जीएसटी लेके आए थे। 2014 में कहीं ना कहीं बात की गई जीएसटी लेके आएंगे सरकार आते ही, जैसे बीजेपी सरकार आई थी। ये मैं आपको सही बताऊँ, कांग्रेस ने भी स्टार्ट किया था जीएसटी लाने के लिए, पर कहीं ना कहीं जो अभी प्रेजेंट में जो सरकार आई, इसी गवर्नमेंट ने अपोज किया था कि गलत चीज़ है, और ये सरकार बहुमत में आई, ये लेके आई 122 अमेंडमेंट बिल लेके आई, पर बिल वो कहीं ना कहीं पास नहीं हो पाया। फिर दोबारा प्रयास लगाया गया, चीज़ें लगाई गई, फिर 2016 में दोबारा इसको बात की गई और पास किया गया। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो गया, यानी कि जब बिल से एक्ट हो जाता है, यानी कि प्रेसिडेंट ने मोहर लगा दी, अब ये एक्ट हो गया। तो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपको पता लगे किस चीज़ के लिए है, जीएसटी के लिए, याद रखना। और अभी तक हमारे संविधान में 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किए गए हैं। 102 बताना किस चीज़ के लिए, 103 बताना, और 104 बताना किस चीज़ के लिए। मैं तो बता सकता हूँ, 1 मिनट लगेगी, नहीं बता रहा, पर ये आपको सोचने हैं। थोड़ा हिंट देता हूँ, मैच द फॉलोइंग कर लेना। एंग्लो इंडियंस के लिए कौन सा है इसमें, और फिर आपका बैकवर्ड कमीशन के लिए कौन सा है इसमें, और आपका EWS के लिए कौन सा है इसमें। आपको मैच द फॉलोइंग में बताना है कौन सा किस में।
तो फिर यही है कि जो सेंट्रल जो जीएसटी कवर करता है, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस ड्यूटी, सारी इसके अंदर आ गई, यानी कि सब ये इनडायरेक्ट टैक्स है, कि सर्विस टैक्स लगता था इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ये इसके अंदर आ गया। इंटीग्रेटेड जीएसटी कैन बी इंटरेस्टेड, जो IGST है एज पर द, ये टैक्स नहीं है, नॉट ए टैक्स बट ए सिस्टम टू कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट करने का सिस्टम है, कोई IGST टैक्स नहीं है। जैसे आप सोचते हो ना कि एक सिस्टम बना के रखो पर एक टैक्स मत लो, एक सिस्टम रखो कि चीज़ें चलती रहें। तो जब ये अमेंडमेंट किया गया तो संविधान के अंदर एक आर्टिकल भी ऐड किया गया, आर्टिकल 246A, स्टेट है पावर टू टैक्स द गुड्स, जो था जो स्टेट के पास पावर दी गई थी टैक्स लेने की, वो अभी भी है, क्योंकि भी पेट्रोल वेट्रोल तो बाहर ही है, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये वाली जो पावर थी स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा दी थी, पहले वेट लगा दी थी, फिर अलग अलग चीज़ें लगा दी थी, ये जो था ये कहीं ना कहीं पावर देता था, अभी भी है कुछ चीज़ों पर, क्योंकि अभी भी लगता है। पर जीएसटी आने की वजह से एक नया एक्ट ऐड किया गया था 279A। अब 279A क्या है, जीएसटी काउंसिल। अब जी टैक्स कैसे लगाना है, कैसे टैक्स को हटाना है, किस पे कितना टैक्स लगाना चाहिए, उसके लिए एक सभा होगी ना, कुछ आदमी बैठ के बात करेंगे, तो उसका नाम दिया गया जीएसटी काउंसिल। और ये इसको पावर दी जाएगी, काउंसिल कैसे बनाएंगे, तो उसको पावर दी गई आर्टिकल 279A से। 279A क्या बोलता है कि जीएसटी काउंसिल फॉर्म्ड, कौन बनाएगा, प्रेसिडेंट बनाएंगे, वही एडमिनिस्टर, प्रेसिडेंट बनाएंगे किस चीज़ के लिए, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए और गवर्न करने के लिए जीएसटी को कैसे चलाना है। चेयरमैन कौन होंगे, चेयरमैन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो होंगे, जो भी आपके अभी निर्मला सीतारमण है वो, उससे पहले अरुण जेटली थे वो, उससे पहले जो भी था वही उसके चेयरमैन रहेंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ है, जैसे बहुत सारी इसमें और भी क्या होंगे, स्टेट के भी गवर्नमेंट बैठेगी, स्टेट के गवर्नमेंट के मेंबर भी बैठेंगे ना। अब यूपी वाले अपना एक आदमी भेजेंगे, चलो काउंसिल में जाके बात करो क्या बात कर रहे हैं, कैसे वो टैक्स रखेंगे, आंध्र प्रदेश वाले अलग भेजेंगे, तो ऐसे ऐसे डिफरेंट स्टेट के भी इसमें मिनिस्टर होते हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं। तो सारी चीज़ अब इसमें बात होती है, जैसे सारी स्टेट के आदमी बैठे हैं, 28-29 स्टेट के सारे आदमी बैठे हैं, इधर सब बैठे हैं, आधे बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये पार्ले जी के बिस्कुट को 12% मिलेगा, आधे बोल रहे हैं नहीं नहीं इसे 5% रहने दो। तो ऐसे कैसे लड़ाई हो जाएगी इनमें, तो कुर्सी फेंकना स्टार्ट कर देंगे एक दूसरे के ऊपर। तो उसके लिए एक चीज़ रखी गई, वोटिंग। तो उसमें भी सेंट्रल को जो पावर दी गई है, 1/3 जो वोटिंग राइट्स हैं वो सेंट्रल के पास है, स्टेट के पास 2/3 है। तो आप ऐसे समझो कि 1/3, यानी कि 1/3 कितना हो गया, 33% पॉइंट कुछ 3 करके, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है पावर, मतलब इतने वोटिंग राइट्स 100 में से इतने इसके पास है। अब स्टेट के मतलब स्टेट के पास कितने हैं, स्टेट के पास 67 पॉइंट के आसपास है, 33 हो जाएगा ना, 2/3 हो जाएगा, तो 67 के आसपास है स्टेट गवर्नमेंट के पास ये। अब आपको कोई बात मनवानी हो तो उसके लिए आपको 3/4 मेजॉरिटी चाहिए, अगर कोई डिसीजन लेना हो, यानी कि 5 में रखें या 12 में रखें किसी चीज़ को, वो डिसीजन लेने के लिए आपको 3/4 मेजॉरिटी चाहिए। 3/4 का क्या मतलब है, यानी कि 75% वोटिंग चाहिए आपको एक तरफा, अगर कोई बात मनवानी हो। अगर ये स्टेट नहीं मनवा सकते क्योंकि ये तो खुद 67% है, सेंट्रल अकेले नहीं मनवा सकती क्योंकि वो 33% है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखते हो, अगर सेंट्रल कोई बात मानना नहीं चाह रही है तो स्टेट्स, सारी भी स्टेट एक साथ आ जाए तो भी नहीं कर सकती। आप याद रखो, अगर सेंट्रल कोई बात मानना चाह रही है अकेले वो भी नहीं कर सकती, पर अगर उसके साथ कुछ स्टेट आ जाए, उसके साथ कुछ स्टेट उसके साथ चले जाए तो वो अपनी बात मनवा सकते हैं, क्योंकि 75 है। तो कहीं ना कहीं ये क्या बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट क्या बोलती हैं, आपने ब्रेक किया है इंडिया की फेडरलिज्म को। फेडरल जो चीज़ें हैं आपने उसको ब्रेक किया है, जो डिवीज़न ऑफ पावर बोलते हैं उसको आपने ब्रेक किया है, पावर आप सेंट्रलाइज बनाई है आपने, ये वाला चीज़ रख के। तो ये भी ये फेडरलिज्म स्ट्रक्चर को ब्रेक करने का बोला है। अब कुछ रिफॉर्म इसमें किए गए, देखो सिंगल टैक्स बनाया गया, मिटिगेट कास्केडिंग इफेक्ट, जो इसमें कुछ चीज़ों का फ़ायदा हुआ, जैसे आपका नेशनल मार्केट, एक टैक्स एक देश, ऐसे प्रावधान सुना होगा। मिटिगेटिंग मतलब कम हुआ कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, देखो ये मुझे कार बनानी है लैम्बोर्गिनी, उसके लिए मुझे टायर चाहिए, स्टील चाहिए, स्टीयरिंग चाहिए, वायर चाहिए, इंजन चाहिए, सब कुछ सामान चाहिए। अब टायर लाया उस पर 2% टैक्स लगा, मैं वायर लाया उस पर 2% टैक्स दिया। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कितना लगता है वो अपने आप पढ़ लेना, कि मैं कुछ भी लाया उस पर मैंने टैक्स दे के लाया और मैंने कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाया, फिर बाद में जब बिकेगा मार्केट में तो इस पर भी टैक्स लगेगा। वो तो देंगे तो ऑटोमेटिक इनडायरेक्टली हम ही, कंपनी तो हमारे ऊपर ठीकरा फोड़ देती है सारे। तो अब क्या होता है कि जब प्रोडक्ट बन जाएगा उसके बाद जहाँ पे जाके वो बिकेगा, बस वहीं पे वो पूरा टैक्स लगेगा। ये नहीं कि स्टार्टिंग में ये टैक्स देना होगा, अगर आपने दिया भी है तो आपको रिबिट मिल जाता है, फिर वो वापस आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टैक्स नहीं देना होगा रॉ मटेरियल के टाइम पे। तो ये कास्केडिंग इफेक्ट होता है, इसे बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स। यहाँ भी टैक्स दिया, फिर यहाँ भी टैक्स और यहाँ भी टैक्स, तो टैक्स ऑन टैक्स बोलते हैं। तो वो कहीं सिस्टम कम हुआ है
कि रिडक्शन हो गया टैक्स बर्डन का, मतलब एक तरह से क्या था कि इतने सारे टैक्स थे, कैसे मैनेज करें, ये सब चीज़ें, तो कहीं ना कहीं बर्डन भी कम हुआ है। ईजी टू एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ ईजी करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस मिला है, एडवांटेज आप पढ़ लेना, यूनिफाइड मार्केट मिल रहा है सबको, स्ट्रीमलाइन टैक्सेशन मतलब बहुत सिंपल बना दिया है, इंक्रीज टैक्स कंप्लेंट्स हो गई हैं, क्योंकि मतलब जो कंप्लाइंस जो है कि अब जो इंप्रूव हो गया ना इन्वायरमेंट, एक टैक्स है चलो ये भर देते हैं, जीएसटी फिलफिल कर दो, पहले वैट अलग भरेंगे, सर्विस टैक्स अलग देंगे, कॉर्पोरेट टैक्स अलग देंगे, ये टैक्स अलग देंगे, वो टैक्स, वो क्या था यार उसमें क्या होता है अभी चोरी भी करना स्टार्ट कर देते लोग, नहीं यार बहुत टैक्स मांग रही है सरकार, हम ऐसे नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं काटो, मतलब ब्लैक मनी करो, दिखाओ मत सरकार को। तो ये होता था, टैक्स इवेजन होता था। तो अब लोग सोचते हैं एक टैक्स दे दो यार कोई दिक्कत नहीं है, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल इकोनॉमी में एक सर्टेनिटी आई है, रिड्यूस हुआ है करप्शन के अंदर, बूस्ट हुई है सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी ये जो होते हैं आपके जो सर्विस सेक्टर होता है, फिर अल्टीमेटली हेल्प मिली है अपनी पॉवर्टी इरिडिकेशन के लिए। क्यों? ये अब सब टैक्स भरेंगे, टैक्स का पैसा कहाँ यूज़ होता है, गरीबों के उत्थान के लिए, तो कहीं ना कहीं ये बनाया। अब ये तो फ़ायदा हो गया सरकार का, हमें क्या फ़ायदा, सिंपल हो गया, इंक्रीज़ हो गया है, ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छे से कर पाएंगे। 10 टैक्स को मैनेज नहीं, उसके लिए सीए रखना पड़ता था। अगर आपको नॉलेज है ना फॉर्म फिलअप करने की चीज़ों की, तो आप खुद भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं टैक्सेशन का, और सरकार ने एक ऐप भी बनाया हुआ है सिंप्लीफाई करने के लिए। एलिमिनेट हो गया डबल टैक्सेशन जो मैंने बताया था, बहुत सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं लोगों का भी इस चीज़ में फ़ायदा हुआ है। तो मैंने आपको यही बताया, इसके नुकसान भी हैं, नुकसान मैंने ऊपर बताया ना आपको, सेंट्रलाइज कर दिया टैक्स, सब सेंट्रल गवर्नमेंट ने रख लिया है, कंज्यूमर का फ़ायदा और ट्रांसपेरेंसी प्राइस में, प्राइस रिडक्शन में, कास्केडिंग इफेक्ट में क्या होता था, प्राइस ज़्यादा होता था, कहीं ना कहीं प्राइस भी कम हुआ है, पॉवर्टी इरेडिकेशन होगा, स्टेट का क्या फ़ायदा, एक्सपेंशन हो गया, उसका टैक्स बेस ज़्यादा पैसा मिलने लगा है, ये सब चीज़ों में कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ है। उसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, देखो चैलेंजेस ये आ गए इसके, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो क्रेडिट है कैन नॉट बी क्रॉस यूटिलाइज, मतलब प्रॉपर तक यूज़ नहीं होता। मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है, जो स्टेट हरियाणा ने तो अपनी इंडस्ट्री डेवलप की, अब वहाँ तो टैक्स उससे मिलेगा नहीं, अब वो कहाँ चला जाएगा, यूपी के पास चला जाएगा, तो यूपी कलेक्ट करेगी उस टैक्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सोचती है ना कि यूपी से ज़्यादा टैक्स आया, ये यूपी ने ये चीज़ आया, यूपी को थोड़ा ज़्यादा पैसा दो, तो ये ना कहीं फ़ायदा है। रिडक्शन हो गया फिस्कल ऑटोनॉमी, मतलब फिस्कल ऑटोनॉमी जो मैंने ऊपर बताया कि स्टेट गवर्नमेंट अपने तरीके से अपनी चीज़ें चलाती थी, कहीं ना कहीं उसका देखा गया। कंसर्न राइज हुआ है बाय द बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी ओवर द नीड ऑफ मल्टी जो रजिस्ट्रेशन करने पड़ते हैं जो आपकी बैंकिंग इंश्योरेंस होती हैं। एडिशनल सेस, इसमें भी सेस लगा सकती है गवर्नमेंट, जैसे आपने क्या हुआ पेट्रोल खरीदा, एक तो वहाँ टैक्स दिया, उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है, सेस लगाती है कि इन्वायरमेंट सेस, कि पेट्रोल से धुआं निकालते हैं इन्वायरमेंट करते हैं, तो सेस तो अभी भी लग रहा है उस चीज़ों पे। कैपेसिटी ऑफ द स्टेट जो अथॉरिटी की है वो टैक्सेशन की, वो आपने छीन ली है। तो ये सारी चीज़ है। फिर ये जीएसटी शुड बी पॉलिटिकल कंसेंस, एक तरह से पॉलिटिकल कंसेंस है, इन सब चीज़ों पे बात की गई। देखो आगे जो एडिटोरियल आएगा ना हमारा हिंदू का, अपकमिंग क्राइसिस इन द इंडियन फेडरलिज्म। इंडियन फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, डिवीज़न ऑफ पावर। जो आपका शेड्यूल 7 है उसके अंदर लिस्ट है स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट, तो पावर दी जाती है दोनों में डिवीज़न की, सबको उसमें लिखा हुआ है कि कैसे कैसे आपको करना है। तो हम आगे चलते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये एडिटोरियल आने वाला है, थोड़ा मैं ये लास्ट में पढ़ाऊंगा, पहले मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ। सोशल इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट, अभी क्या हुआ है कि जैसे कंट्रोल, अभी यूपी की गवर्नमेंट एक बिल लाई है, पॉपुलेशन दो बच्चे की पॉलिसी, उससे ज़्यादा बच्चे करोगे तो आपके जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, सोशल स्कीम है, पीडीएस स्कीम है, खाना मिलता है, वो सब सुविधा नहीं दी जाएंगी, तो कंट्रोल पॉपुलेशन के लिए। पर ये एडिटोरियल क्या बोल रहा है, गलत आइडिया है। हमारी पॉपुलेशन तो अगर देखोगे, जो हमारा रिडक्शन मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट है, यानी कि प्रति महिला के कितने बच्चे हैं, वो ऑलरेडी 2.7 है, ठीक है ना, जो हमारा नेशनल अभी चल रहा है, नेशनल फैमिली 2006 में जो सर्वे है उसके अकॉर्डिंग, और बिहार का 3.1 है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हम उसमें अच्छा काम कर रहे हैं, और देखा गया है कि हम चीज़ों को हम कंट्रोल कर लेंगे। उसके बाद भी ऐसा बिल लाना एक ही पॉलिटिकल आपका स्टेप है। ये बोल रहे हैं कि हमने कैसे कंट्रोल करते हैं पॉपुलेशन को, जैसे आपके कॉन्ट्रासेप्ट गोलियाँ खाते हैं, मेल भी खाते हैं, आदमी भी खाते हैं, ठीक है ना, उसका डिक्रीज़ करते हैं, मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट अच्छी होती है, ठीक है ना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब कहीं ना कहीं अच्छा काम मतलब कम होना स्टार्ट होता है, तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन कंट्रोल आना दिखने में लग जाती है। अब ये होता कैसे है, इंस्टेड टू आप ऐसा बिल लाने की बजाय, जैसे आप ये बिल ला रहे हो ना, इसकी बजाय आप क्या करना आपको चाहिए था, आपको प्रमोट करना चाहिए था रिप्रोडक्टिव राइट्स के लिए, एम्पावर वुमेन को ताकत देनी चाहिए थी, यूनिवर्सल एजुकेशन देनी चाहिए थी, मैटरनल और इन्फेंट जो हेल्थ है उस पर ध्यान देना चाहिए था। इन सब चीज़ों पर आप ध्यान देते हो, आपकी पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा गया है जो शिक्षित और जिनके पास पावर होती है महिला के पास, जो अपना काम करती हैं, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होती है महिला,
हाई लेवल में, मतलब ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं उनका जो उनके जो बच्चे का दर रहता है, टोटल फर्टिलिटी रेट रहता है 1.2 या 1.1 के आसपास रहता है। तो ये बात देखी गई है, पढ़ी लिखी महिला 1 या 2 बच्चे ज़्यादा नहीं करेगी, उनका बहुत कम रहता है। तो आप ये काम आपको करना चाहिए था, इससे आपका सोशल स्ट्रक्चर भी इम्प्रूव होता। तो ये सब इन्होंने बोला है कि यही है कि 2 चाइल्ड पॉलिसी लाया है कि आपको टैक्स में, अभी क्या बोला है यूपी गवर्नमेंट ने, अब ये ड्राफ्ट है, एक्ट नहीं बना है। यूपी गवर्नमेंट ने क्या बोला है, अगर आप 2 बच्चे करोगे तो आपको हम क्या देंगे, टैक्स, अगर आप टैक्स देते हो तो टैक्स नहीं, लोन दोगे तो लोन छूट देंगे, अगर एजुकेशन में बच्चों को फ़ायदा देंगे, अपनी स्टेट के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं इन सब चीज़ों में भी एक तरह से फ़ायदा देंगे। तो इन सब चीज़ों की जो बेनिफिट आप दे रहे हो वो एक पॉलिटिकल आपने पॉलिसी बनाई है, पर आप अगर उन चीज़ों पर यूनिवर्सली करते तो लोग अपने आप समझ जाते कि आपने एजुकेशन अच्छी करनी थी, आपको चीज़ें अच्छी करनी थी, इन सब चीज़ों को आपको अच्छा करना था। इसमें ये बताया गया है। अब यूरोप की ओपन लीग थी फुटबॉल की, इसमें आपका इटली जीत गया और इंग्लैंड हार गया। तो यूरो 2020 में कौन जीता है, उसमें आपका इटली जीत गया, इंग्लैंड हार गया। मतलब बहुत फेमस गेम है यार फुटबॉल। हमारी कंट्री में यूरोपियन में जाओगे, अमेरिकन में जाओगे तो बहुत फेमस गेम है, और लोग रोते हैं 10-10 दिन तक अगर गेम कोई उनका देश हार जाता है। यहाँ क्या 4-5 देश, ये सी नाम का एक गेम है जो हमारे देश में बहुत खेला जाता है, वी नाम के खिलाड़ी हैं, उसके नाम नहीं ले रहा, 10-12 भूखे नंगे देश खेलते हैं। मैं खुद अगेंस्ट उस चीज़ के, 10-12 कौन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, उसके बाद ये देखो इंग्लैंड का तो नेशनल गेम है, इंग्लैंड का अलग चीज़ है, एक्सेप्शनल सब जगह होते हैं। इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, छोटा सा आइलैंड देश है, पर इंग्लैंड एक स्ट्रॉन्ग भी देश है, इतना भी नहीं है। पर और जितने भी देश हैं इसको सब बेकार देश खेलते हैं। ओलंपिक है, ओलंपिक में 2-3 मेडल लाते हो, इस गेम की वजह से सारे गेमों पे इफेक्ट जाता है, क्योंकि नहीं जानते आप 2-3 खिलाड़ी के नाम नहीं बता सकते फुटबॉल के, और रिसेंटली उन्हें अवार्ड भी मिलने वाला है, आप देख लेना, अवार्ड भी मिल रहा है उन्हें, अर्जुन अवार्ड मिलेगा। चेती जी जो है कैप्टन जो है फुटबॉल टीम के, इसी की वजह से। तो रीज़न क्या है कि फेडरलिज्म में क्राइसिस, किस बात की है कि आने वाले फ्यूचर में फेडरलिज्म में क्राइसिस देखे जाएंगे। अभी इसमें जो बात करता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में। डीलिमिटेशन कमीशन ने अभी क्या किया गया है, जो हमारी सीट है लोकसभा की या राज्यसभा की, लोकसभा में जो सीट है 550 और जो राज्यसभा में 250 सीट है, ये फिक्स की हुई है 1971 के सेंसस के हिसाब से 2026 तक। यानी कि ये सोचा जा रहा है 2026 के बाद कहीं ना कहीं सीटें इंक्रीज़ होंगी। अब सीट किस बेस पे इंक्रीज़ होती है, पॉपुलेशन बेसिस पे। जिन स्टेट ने अच्छा काम किया है पॉपुलेशन से रिलेटेड कम करने की कोशिश की, कहीं ना कहीं नुकसान है उनका। जो स्टेट में ज़्यादा पॉपुलेशन, ज़्यादा एमपी होंगे उस स्टेट के, एमपी होंगे तो पीएम, मतलब पीएम बनने के लिए एमपी चाहिए, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी ज़्यादा होगी उस स्टेट की बात। तो यही बोल रहे हैं जो अनकमिंग क्राइसिस इंडियन फेडरलिज्म में देखे जाएंगे, एक समानता, मतलब जो पावर होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी, और जिस स्टेट में ज़्यादा पॉपुलेशन होगी ज़्यादा एमपी होंगे। वही जो इन्होंने बात की है ना 2026 के बाद क्या करेगी सरकार, तो इस पर इन्होंने बात किया कि 1971 के सेंसस के आपके चीज़ें फिक्स की गई हैं, आपके अनरेगुलेट पॉपुलेशन है, चीज़ें फैमिली प्लानिंग नहीं है, सब चीज़ें जो आपने सीट फ्रीज कर रखी हैं, उसके बाद आप क्या करोगे। तो यही है जो सेंसस का जो चीज़ है आर्टिकल 1 के अंदर, स्टेट इज़ अ यूनियन स्टेट में जो बताया गया है चीज़ों में सब को इक्वल समानता है। पर हमारे देश में क्या है कि इंडिया इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट, और किसी भी स्टेट को इस यूनियन से बाहर जाने का, सेपरेट होने का अधिकार नहीं है, जैसे यूएस में है। ठीक है ना, इन सारी भी चीज़ें लोकसभा में हर स्टेट के अलग अलग एमपी, यूपी से 80 एमपी बनते हैं लोकसभा के अंदर, क्यों, पॉपुलेशन ज़्यादा है। अगर ये तो 1971 के सेंसस के हिसाब से, अगर आज की तारीख में करोगे सबसे ज़्यादा यूपी से एमपी बनेंगे। तो और केरला कितना, वो इतना अच्छा पॉपुलेशन के लिए काम किया है, तमिलनाडु ने अच्छा पॉपुलेशन के लिए काम किया है कंट्रोल करने के लिए, तो वो भी सोचेंगे यार हमारे तो नुकसान हो गया, तो उससे क्यों, कैसे आप मेंटेन करोगे। इन्होंने यही सारी चीज़ें बोली हैं कि डेमोक्रेसी, ऑल द सिटीजन आर इक्वल की आप बात करो, इंटाइटल करो, इक्वल रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए आपको गवर्नमेंट में। ठीक है कि अनइक्वल साइज हैं, पॉपुलेशन अलग अलग हैं, तो इन सब चीज़ों की इन्होंने बात की है। वही है कि बिगर स्टेट है तो बिगर उसकी सीटें होंगी, स्मॉल स्टेट है तो स्मॉल सीटें होंगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें करोगे, एक तरह आप फैमिली प्लानिंग की बात कर रहे हो, और कहीं ना कहीं चीज़ों में अभी 2026 तक फ्रीज की हुई हैं। 2001 सेंसस के बाद की गई थी, जब सेंसेक्स आया था उसके बाद चीज़ों करके की गई। पर डीलिमिटेशन कमीशन अभी भी होती रहती है। वो ऐसा क्यों होती है, वो इसलिए होती है, वो भी 2026 तक सीज की हुई है। वैसे वो क्या करती हैं, वो जैसे यहाँ पे पॉपुलेशन है, क्योंकि बाद में भी हुई है, 1971 के बाद में भी है, 1981 में नहीं हुई, 1991 में नहीं हुई, और 2001 सेंसस के बाद हुआ है डीलिमिटेशन। वो क्या करते हैं, वो पॉपुलेशन को इधर उधर करते रहते हैं। यहाँ पे 100 है,
यहाँ पे आपके 150 हैं तो 25 को इधर सेंड कर देंगे, तो इधर वाली कॉन्स्टिट्यूंसी भेज देंगे। बस वो ये काम करते हैं, छोटा बड़ा करते रहते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी को, पर एमपीओ की सीट नहीं बढ़ाते क्योंकि वो फिक्स है। तो जैसे अमेरिकन में है, इन्होंने अमेरिकन की बात की, कोई वहाँ पे कितनी बड़ी स्टेट हो, कितनी बड़ी पॉपुलेशन हो, वहाँ पे 2 सीट होती हैं सारी सेनेट के पास, यानी कि जैसे 50 स्टेट है ना यूएस में, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हर स्टेट से 2 रिप्रेजेंटेशन जाएंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जाते हैं। तो यानी कि वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन हो, कुछ भी हो, तो 2 ही रहने हैं हर स्टेट से, तो यानी कि 100 MP रहते हैं वहाँ पे। तो ऐसा आपको कुछ करना चाहिए। एक इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं, और भी स्टेट के एग्जाम्पल दिए हैं इन्होंने, कि जो प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल बोर्ड विच मीन्स मस्ट बी विन बाय द स्टेट रेदर देन द टोटल नेशनल पॉपुलेशन। स्टेट की उससे जीतते हैं वो, ना कि टोटल पॉपुलेशन की उससे जीतने चाहिए। उसके बाद चीज़ें हैं वहाँ पे, सिटीजनशिप भी अलग अलग है, बहुत सारी चीज़ अलग अलग है। तो यही कह रहा है कि आप पावर ऑफ माइनॉरिटी की मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें हैं, उन चीज़ का ध्यान रखो, और जो स्टेट ने अच्छा काम किया है उस चीज़ पे काम करो। और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्वासी फेडरल है, ठीक है, जो हमारी जो अभी चल रहा है मतलब फेडरल, क्वासी फेडरल है, हमारा प्रॉपर फेडरल नहीं है, पूरी तरह पावर अलग नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हम क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल का मतलब क्या होता है, जो मतलब नॉर्मल कंडीशन में हमारा फेडरल स्ट्रक्चर रहेगा, अगर कोई नेशनल इमरजेंसी आती है सारी पावर किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है, तो उससे क्या होता है, सेंट्रलाइज यूनिटरी पावर हो जाती है। तो इसे बोलते हैं क्वासी फेडरल, जो इंडिया का जो सिस्टम चलता है। इसमें आप पढ़ लेना, इसमें और कोई बात नहीं। 1956 में पहली बार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ले गया था, लिंग्विस्टिक बेसिस पे आपने पॉपुलेशन को डिवाइड किया था, चीज़ों में देखा गया था, न्यू स्टेट की फॉर्मेशन की गई थी। अभी भी देखो कितना चीज़ देखी जाती है। तो एक तरह से जो आपकी एनोनमी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। आप चीज़ को सोचना चाहिए, जिसने स्टेट ने अच्छा काम किया, आप आगे जो भी आप करोगे उस चीज़ को, इन सबको ध्यान में रख के आपको काम करना चाहिए। एक तरह से फाइन टन जो बताते हैं कि पावर ऑफ द स्टेट है सेंट्रल कंटेन द इन द लिस्ट है, प्रोविजन डीलिंग विद द मतलब कि एक तरह से अलायंस बाउंड्री ऑफ द स्टेट मस्ट बी इंक्रीजिंग, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती है, पर कहीं ना कहीं स्टेट को भी आपने कंसर्न करना चाहिए। उसके बाद लोकल जो आप गवर्नमेंट आपने बनाई थी, एक अच्छा स्टेप लिया था 73 या 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ऐसा कुछ होना चाहिए। लास्ट में यही बात है, यूनिटी ऑफ इंडिया इज़ द कोर्स ऑफ द फंडामेंटल परमिशन, जो आपको देता है कि आपकी जो यूनिटी है इंडिया की वो फंडामेंटल उस पर रहनी चाहिए। नेशनल बाउंड्री अफेक्शन जो चीज़ें हैं, पैट्रियोटिज्म भी रहना चाहिए लोगों में, ठीक है ना, वो डिवोल्यूट नहीं होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो ऐसा स्टेप आपको रखना चाहिए। फेडरलिज्म को कहीं ना कहीं ब्रेक मत करो, फेडरलिज्म भी रखो, नेशनल फीलिंग भी रखो लोगों के अंदर, डेमोक्रेसी को मेंटेन रखो, उन सब चीज़ों को कंटेन करके आपको वर्क करो। तो आपको बस क्या समझना है, आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था ना ऊपर, ये वाला, ये कॉन्सेप्ट जो बताया था मैंने 2026 के बाद, क्योंकि 2026 तक फ्रीज है, उसके बाद क्या करोगे। तो अनकमिंग क्राइसिस, जो आने वाले क्राइसिस हैं 2026 में भी ऐसा हो सकता है, पर टेंशन मतलब 2024 में इलेक्शन है, उससे पहले कुछ ना कुछ डीलिंग की जाएगी। आगे चलते हैं, आगे आती है कि फेमिंग लेजिस्लेशन फॉरगॉटिंग द ट्रांसपेरेंसी। अभी क्या हो रहा है, ऐसे बिल पास हो रहे हैं, जैसे आपका IT एक्ट 2021, जो IT एक्ट के रूल्स रेगुलेशन आए हैं, उसके बाद आपका सिनेमेटोग्राफी, कौन सा, सिनेमेटोग्राफी मतलब जो आपके जो सेंसर बोर्ड होता है, सेंसर बोर्ड जो फिल्म पास करता है, उसमें भी आप नया चेंजेस लाने वाली है सरकार। क्या करने वाली है, अगर कोई फिल्म पास कर दी सेंसर बोर्ड ने और उसमें कुछ खामियां देखी गई, तो बाद में उसका लाइसेंस दोबारा कैंसिल कर देगी गवर्नमेंट उस फिल्म को। तो ये बोल रहे हैं कि एक बार आपने पास कर दी तो फिर आपको पॉलिटिकल विल मानी जाएगी ना उसे कैंसिल करने के लिए, आप फिर दबाव में आ जाओगे किसी पार्टी, किसी संगठन के, आपको कैंसिल करोगे। ऐसी चीज़ नहीं रहनी चाहिए। एक बार आपने पास कर दी तो ऑब्वियसली चेक करके ही पास की होगी, फिर आप बार बार ऐसा क्यों कर रहे हो। उस पर रेगुलेशन, और भी बहुत सारे बिल आ रहे हैं। केबल टेलीविज़न नेटवर्क बिल आ रहा है, जो केबल नेटवर्क वाले हैं, जो TV वाले हैं, इन पर भी रेगुलेशन लगाया जाएगा। तो ऐसे ऐसे बिल आ रहे हो। आप पिज़्ज़ा और सॉफ्ट ड्रिंक, मतलब ये क्या बोल रहे हैं, एक रूम में 4 आदमी बैठते हैं, पिज़्ज़ा और सॉफ्ट ड्रिंक लेकर बिल पास हो जाता है कल अगले दिन। तो ऐसा आप करो, उस पर मतलब प्रॉपर हमारा डेमोक्रेसी है, डिस्कशन होना चाहिए चीज़ों पे एकदम कितनी जल्दी स्पीडली बिल पास होते हैं हमारे यहाँ। तो एक प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए, कॉन्ट्रडिक्शन होना चाहिए, अपोजिशन की सुननी चाहिए, कम से कम ऐसे रखो, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखो विदाउट द डिस्कशन एंड ओपननेस, ठीक है ना। तो ये सारी इन्होंने बात की। देखो ये एथिक वाला बिल आ गया, OTT वाले बिल्स आ गए, ठीक है ना, इतनी जल्दी आपने बिल थोप दिए, फिर इधर भी और भी बिल आ गए। तो कहीं ना कहीं हैम्पर भी होता है हमारी स्टेट की जो इकनॉमी है, उस पर भी प्रॉब्लम पड़ती है, क्योंकि जितनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है ना पूरी, ये कहीं ना कहीं 2019 तक 1.82 ट्रिलियन, हमें तो टारगेट है 5 ट्रिलियन की इकनॉमी बनाना। आपको आप हिसाब लगा सकते हो, जो 2019 तक 1.82 ट्रिलियन की इकनॉमी तो इसी से थी, 2022 तक 24 ट्रिलियन, यानी कि
जैसे 5 ट्रिलियन हमारा इकोनॉमी बनाना है तो 50% ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ही आता है। 2.4 ट्रिलियन मतलब कहीं ना कहीं जो हमारी इकोनॉमी बनाते हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। कहीं ना कहीं देखो हमारे यूज़र्स भी बढ़ रहे हैं, उनकी भी सेफ्टी का ध्यान रखो। मैं ये नहीं कहता कि चीज़ों को गलत दिखाओ, एक तरह से बैलेंस अप्रोच रखो, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखो, ठीक है ना। कि फाइनली क्या है कि डिल्यूजन रहना चाहिए, ट्रांसपेरेंस होनी चाहिए चीज़ें। पीपल बाय द इलेक्ट्रिकल गवर्नमेंट हमने चुन के दी है। एविडेंस ऑफ द फेमिंग ऑफ द आईटी जो गाइडलाइंस है, इतनी सारी जो कंपनियां हैं, इवन जो आपके सेक्टर्स हैं, इवन जो पत्रकार हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, वो हाई कोर्ट में जा रहे हैं अपील करने की गलत है ये एक्ट ये है। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आप प्रॉपर अगर उन्हें बहस करते, फार्मर ही देख लो ना आप एक तरीके से, अगर फार्मिंग आप किसानों को साथ मिलके बिल लाए होते तो किसान, अब आप बोलोगे किसान नहीं है, अगर मैं बोलता हूँ डेमोक्रेसी में एक भी आदमी किसी चीज़ का अपोज कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ प्रॉब्लम है। आपको इस एक आदमी की भी सुननी चाहिए। डेमोक्रेसी का मतलब होता है अगर इतने सारे किसान बैठे हैं, उन किसानों को बुलाते, बात करते, ऐसा बिल आने वाला है, क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या आपको चाहिए, क्या क्या मुझे चाहिए, तो ये एक तरह से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए चीज़ों को देखते हुए। भले से भी वो पास नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दी है, पर अपोज करने का मतलब क्यों है? यानी कि कुछ ना कुछ उसके अंदर खामियां हैं जो भी अपोज कर रहे हैं। आगे चलते हैं। आता है कि गवर्नमेंट इनकम लेवल मैटर मोर, जो ग्रोथ मैटर है, बट द इनकम, जो ग्रोथ मैटर तो है और उसके बाद भी इनकम लेवल ज़्यादा मैटर करता है। ऐसा क्यों बोला गया है कि एनुअली जो नेशनल इनकम है हमारी कहीं ना कहीं बहुत घट गई है। जो एनुअल नेशनल इनकम है ना हमारी कहीं ना कहीं बांग्लादेश ने हमें, जो डिस्पोजल इनकम है प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश की हमसे ऊपर निकल गई है। तो आप ये देख सकते हो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, पॉपुलेशन भी हमसे कम है और भी चीज़ें हैं। फिर भी इन सब चीज़ों में सबसे बड़ा जो रीज़न आता है वो आता है आपका जो अभी एक तो था डिमोनेटाइजेशन, उसके लोगों ने नौकरी चली गई थी लोगों की। उसके बाद क्या है आपका ये कोरोना वायरस आ गया तो लोगों की देखो ट्रेड कितना घट गया हमारा, कि सब माइनस में चल रहा है। हमारा ग्रोस जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट जो प्राइस में देखते हैं 1.6 चल रहा है, जो हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। इन सब चीज़ों में राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट देखा गया। अगर आप एक रिपोर्ट देखोगे सेंट्रल ऑफ मॉनिटरिंग इकोनॉमी की, इसने बोला इन मई 2021 में कि 14% वॉज, मतलब कि एक तरह से देख सकते हो जो इंडिया की लेबर पार्टिसिपेशन है 40% है 2021 में। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 11% जो लोग हैं अनएम्प्लॉयमेंट हो गए हैं, ठीक है ना। 8% थे अप्रैल में, अब बढ़ते बढ़ते 11% हो गए हैं लोगों की जॉब जा रही है। तो आप ग्रोथ को मत देखो, आप एम्प्लॉयमेंट भी देखो क्या मिल पा रहा है। जो एम्प्लॉयमेंट फेल हुआ है 35% फेल हो गया मई में, कि एम्प्लॉयमेंट लोगों को जो नौकरी मिलती तो कहीं ना कहीं फेल हो रहा है 35%। अगर आप 2021 अप्रैल में देखोगे 36% बढ़ के हो गया। तो ये सारी चीज़ें। फिर CMI की रिपोर्ट है कि 15 मिलियन जॉब का लॉस्ट हुआ है 2021 के अंदर, हायर देन द 2016 में भी गई थी जॉब डिमोनेटाइजेशन की वजह से, उससे ज़्यादा जॉब इस पेंडेमिक में गई है 15 मिलियन। तो उसमें भी 12 मिलियन के आसपास, यानी कि 1 करोड़ 20 लाख के आसपास तब भी गई थी, और अब कम से कम 1.5 करोड़ लोगों की जॉब गई है। एक तो जॉब जा रही है, देखो एक तो जॉब जा रही है, जॉब जाने के बाद जो लोग जॉब देखना चाहते हैं उनको जॉब नहीं मिल रही है। तो एक तरह से डुअल एक तरह से हैम्पर खड़ा हो गया इंडिया के सामने आके। फिर डेली वेजेस जो हमारे वर्कर हैं, जो टोटल जो लॉस्ट है, जो डेली वेजेस जो इनफॉर्मल सेक्टर के हैं वो तो उनको तो हम गिनते ही नहीं है। एक रफली आइडिया लिया गया है कि वही 2-2.5 करोड़ लोगों के आसपास तो वही लोग हैं जो डेली वेजेस वाले हैं, उनकी भी जॉब गई है। जो डिस्पोजल इनकम है वर्कर की कहीं ना कहीं कम हो गया। डिस्पोजल इनकम क्या बोलते हैं? प्रति व्यक्ति जो आपकी जेब में पैसा आ रहा है। पैसा कैसे? जो सब चीज़ कट फिट के पैसा आ रहा है आपको, चलो ठीक है आपने खाना खा लिया, ये खा लिया, जो डिस्पोजल जो बचत आपकी है वो कहीं ना कहीं कम हो गई है। उसमें हमसे आगे बांग्लादेश भी निकल गया। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो आपका बिजनेसमैन है, लो बिजनेस कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट क्या करता है, जो कॉन्फिडेंस है, बिजनेस हो गया आपका, फार्मिंग सेक्टर हो गया, कहीं ना कहीं इसमें फॉल देखा जा रहा है। जो कॉन्फिडेंस इंडेक्स है ना बिजनेस का, वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। इसे कौन निकालता है? इसे फिक्की निकालता है, वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग जो इंडेक्स है उसमें भी कहीं ना कहीं फॉल देखा गया है। PMI क्या है मैं आपको बता दूँ, इसमें 0 से लेकर 100 तक इंडिकेटर्स होते हैं, 50 बीच में होता है। अगर आपकी ये हर मंथली सर्वे होता है, जाके पूछते हैं कि आप ये बताइए पिछले महीने से आपके कुछ बढ़ा इनकम में या घटा। अगर बढ़ेगा बढ़ा तो यानी 50 प्लस में आप जा रहे हो, अगर घटा 50 माइनस में जा रहे हो, अगर सेम है तो 50 पे हो। उसके हिसाब से देखा जाता है, तो उसके हिसाब से प्रोजेक्शन किया जाता है इकोनॉमी कैसी चल रही है। तो वही है, गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। हमारी क्या है, हमारी इंटरनेशनल जो हमारा एक्सपोर्ट है ना वो कहीं ना कहीं थोड़ा बढ़ा है, पर हमारा डोमेस्टिक जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं कम हुई है। पर हमारी जो इंटरनेशनल डिमांड है कहीं ना कहीं बढ़ी है, इंक्रीज़ हुआ है हमारे एक्सपोर्ट में, और हमारी डोमेस्टिक जो डिमांड है वो कहीं नहीं घटी है। तो उस सब चीज़ों का हमें एक बैलेंस अप्रोच रखनी है चीज़ों को ठीक करने के लिए। फ्लो ऑफ क्रेडिट को अच्छा करना है, कुछ पॉलिसी मेजर्स लाने हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए,
कोई की डिमांड बूस्ट करने के लिए कुछ फैक्ट्स हैं चीज़ों में हमें इंक्रीज़ करने पड़ेंगे अपनी पॉलिसी को ठीक करने के लिए, ये सारी चीज़ें आती हैं। दूसरा जो एडिटोरियल आता है वो आता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसमें एक चीज़ की गई है, मैंने आपको 3-4 बार पढ़ा चुका हूँ, रिपीट नहीं करूँगा। IT एक्ट 2002 है, उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड की गई थी। 66A और 69A ये कुछ सेक्शन है उसके अंदर, ठीक है ना। 66A को 2015 में सीरी सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, इसमें इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया था। पर 69A को नहीं किया गया था क्योंकि 66A जो था ये आपका आर्टिकल 19 जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड जो स्पीच वाला है इसको वायलेट करता था, इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया था। फिर 69A की बात है कि ये प्राइवेसी को उल्लंघन करता है क्योंकि सर्विलांस कर सकती है, किसी भी ऐप को बैन कर सकती है, किसी भी चीज़ को चेक कर सकती है, ठीक है। अगर नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कोई बात आएगी तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है अगर नेशनल सिक्योरिटी आपकी मतलब आपकी जो इंडिविजुअल प्राइवेसी है वो नेशनल सिक्योरिटी से बड़ी नहीं हो सकती, तो इसको बैन नहीं करती है पर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देती है 66A को। पर इस एडिटोरियल में क्या बोला गया है, एक रिपोर्ट आई है पीपल यूनियन ऑफ लिबर्टी, मतलब सिविल आपकी लिबर्टीज़ की एक चीज़ आई है, जो 66A था जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया था सीरी सिंगल वाले केस में, उसके अंदर भी पुलिस वाले क्या कर रहे हैं उसके ऊपर भी केस रजिस्टर्ड कर रहे हैं। अगर वायलेशन कोई कर रहा है ना 66A को भी सेक्शन को मान के भी केस रजिस्टर्ड कर रहे हैं। अब खुद बताओ, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसको हटा ही चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया ये कोई माना नहीं जाएगा, उसके बाद भी केस FIR हो रही है लोगों के ऊपर इस सेक्शन को लेकर, 66A को लेकर। ये गलत चीज़ है, इन सब चीज़ को देखना चाहिए। जो चीज़ ख़त्म हो गई है उस चीज़ पर नहीं करना चाहिए जेल। फिर ऐसे कुछ और भी एक्ट बताए हैं, जैसे आपका अगर कोई चीज़ करता है 1983 में कोर्ट है स्टेक डाउन किया था इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 303, जो बोलता था कि आपको अगर कोई 303 सेक्शन के अंदर कोई क्राइम करेगा उसे कैपिटल पनिशमेंट मिल सकता है या फिर पूरी ज़िंदगी उम्र कैद मिल सकती है। इसको भी हटा दिया गया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया था। तो कुछ ऐसे एक्ट हैं, उनका ध्यान रखो जो कोर्ट कर रही है। फिर आपका ये याद रखना, ये सारे केसेस आपके मित्यु वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, आपका नवतेज जोहरा बहुत इंपॉर्टेंट केस है 377 का ये, इसमें कोई भी सेक्स किसी भी रेगुलर मतलब जैसे कोई आदमी से प्यार करता है, लड़की लड़के से प्यार करती है, लड़का किसी से प्यार करता है तो उसे क्राइम नहीं माना जाएगा, LGBTQ वाला। ये कौन से केस में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया था, नवतेज सिंह जोहरा यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इसको किया गया था। फिर आपका जोसेफ शिन यूनियन ऑफ इंडिया का 2018 का केस आता है जिसमें एडल्ट्री हटाया गया था, सेक्शन 497। इसमें क्या होता था, जैसे कोई हस्बैंड वाइफ है, ठीक है ना, कोई बाहर का लड़का है वो उसकी वाइफ से प्यार करता है, दोनों आपस में प्यार करते हैं, पर क्या होता था अगर हस्बैंड ने कंप्लेंट कर दी तो क्या होता था, सज़ा हो जाती थी इस लड़के को जो बाहर का लड़का था। पर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये वुमेन का राइट अपनी मर्जी से कर रही है, इक्वल प्रावधान है, वो डिवोर्स ले सकते हो इस बेस पे आप, मगर सज़ा इस आदमी को नहीं मिलेगी, ये चीज़ बोला गया था अगर लड़की उसके साथ है तो वुमेन। इसमें ये 497 एडल्ट्री का केस था। ये कुछ चीज़ें, इन सब चीज़ का ध्यान रखो प्लीज़। आप जो थाने के स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है, SHO जिसे बोलते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखो। अगर आप ऐसा काम करोगे ना तो उसके ऊपर भी एक प्रावधान है। अगर आप ऐसा काम करते हो तो सेक्शन 166A क्या बोलता है, अगर कोई आपके ऊपर उल्टी पनिशमेंट सजा, मतलब जैसे मैं हूँ, मेरे ऊपर 66A में उसने केस दर्ज कर लिया, गलत तरीके से कर लिया जो सुप्रीम कोर्ट हटा चुका है, तो उसके ऊपर भी आपके डिसओबे द मतलब कि डायरेक्शन अंडर द लॉ के अंडर SHO के ऊपर केस हो सकता है कि आप उसकी बात नहीं मान रहे। तो ये सारी उन्होंने बात की है। जो CCTN नेटवर्क है, जो आपका क्राइम ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है, ये क्या सिस्टम है, अगर आपकी रिपोर्ट पंजाब के अंदर हुई ना और अब केस चला आपके ऊपर, ठीक है, फिर आपने तमिलनाडु में जाकर क्राइम कर दिया, यहाँ पे भी ऑनलाइन रजिस्टर्ड आपको कंप्लेन होगी, यहाँ पे भी ऑनलाइन, तो चेक कर सकते हैं CCTN से। तो ये चीज़ें इनको सब आगे लेके आओ, स्टेट गवर्नमेंट भी ध्यान रखे, ये सब चीज़ें ध्यान रखें, ऐसा कोई केस ना हो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें उसके ऊपर की गई हैं। अगली जो न्यूज़ आती है वो आती है फिर अपने ये सेंट आपके केटीवन जो हैं, ये रानी थी आपकी जॉर्जिया की, इनके जो वो उनके जो अस्थि थी वो इंडिया के अंदर थी, कोई लेके आ गया था, उसको वापस हमने जॉर्जिया को दे दिया है अच्छे गुडविल के लिए। फिर जो हमारे जो DY चंद्रचूड़ हैं, जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, ये बहुत बढ़िया बात करते हैं। इन्होंने बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हैं, इनके केसेस पढ़ना। इन्होंने बोला है कि जो एंटी टेरर लॉ है, जो हमारे एंटी टेरर लॉ है, जैसे UAPA हो गया, ये लोगों को हैरेस करने के लिए मत लगाओ। आप लोगों को हैरेस करो, उनकी आवाज़ दबाने के लिए मत लगाओ। तो यही बोलते हैं क्रिमिनल लॉ इंक्लूडिंग एंटी टेरर लेजिस्लेशन शुड नॉट बी मिसयूज, हैरेस करने के लिए अपने सिटीजन को। सुप्रीम कोर्ट का रोल है कि प्रोटेक्ट करना है
फंडामेंटल राइट का। अगर आप ऐसा करोगे तो हमें आना पड़ेगा, जुडिशल एक्टिविज्म देखना पड़ेगा, आपको फेस करना पड़ेगा, यानी कि सरकार कुछ काम नहीं करे, जुडिशरी को आगे आके स्टेप लेना पड़ेगा। तो ये सब इन्होंने बात की है। द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ फार रीचिंग द इफेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, मतलब जो राइट्स हैं पीपल के, उनके कहीं ना कहीं वायलेशन आप करते दिख रहे जा रहे हो। आगे चलते हैं। कोई न्यूज़ नहीं है आज रिलेटेड, अगर आप देखें आपको कोई न्यूज़ लगे ऐसी कोई इंपॉर्टेंट थी तो आप मुझे ग्रुप में भेज सकते हैं। बस आपको याद रखना नीरज चोपड़ा हैं, ये जेवलिन के प्लेयर हैं। आजकल ध्यान रखो थोड़ा स्पोर्ट्स के ऊपर, क्योंकि ओलंपिक होने वाले हैं। कल मोदी जी ने भी सब जितने भी खिलाड़ी थे उनकी सारों की कॉन्फ्रेंस ली थी। और आपके कबरा ये इंडिया के फर्स्ट जिम्नास्टिक जज होंगे, इंडियन के फर्स्ट। तो कबरा आपको याद रखना, इनका नाम है कबरा ही नाम दे रखा है इसमें, दीपक कबरा। ये इंडिया के फर्स्ट जो इंडियन जज होंगे, जिम्नास्टिक होती है, कंपटीशन होता है ओलंपिक गेम में, उसमें इनको जज बनाया गया है। तो इनको याद रखना है आपके दीपक कबरा इंडिया के फर्स्ट, इसलिए ये याद रखना। देखो तैयारी स्टार्ट हो गई है। एक पोर्ट टैक्सी बना दी है, पोर्ट टैक्सी हो गई है, पोर्ट टैक्सी बोलते हैं इन्हें, या पोर्ट बस भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल स्टार्ट हो गए, टोक्यो में होने वाले हैं ना ये, वेलकम द एथलीट। तो इतनी ही न्यूज़ थी हमसे रिलेटेड। हम थोड़ा इसमें चेक कर लेते हैं फेडरल स्ट्रक्चर, थोड़ा फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ। डिवीजन ऑफ पावर होता है, यानी कि डुअल हमारे क्या क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फीचर है फेडरल के। डुअल गवर्नमेंट पॉलिटी है, स्टेट के लिए सेंट्रल के लिए, डिवीजन ऑफ पावर है दोनों स्टेट में। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रदान करता है, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट जल्दी से चेंज नहीं कर सकती। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, दोनों की अलग अलग जुडिशरी है। डुअल सिटीजनशिप और बाइकर्नलिज्म, ये तो हो गए कि ठीक है ना, ड्यूअल सिटीजनशिप और ड्यूअल सिटीजनशिप इंडिया में नहीं होती है, सिंगल होती है, ये भी आपको याद रखना है। ये ड्यूअल सिटीजनशिप मतलब ये फेडरलिज्म के कुछ चीज़ें हैं, पर जम्मू कश्मीर में होती थी, वहाँ पे भी ख़त्म कर दी गई है। फिर इसमें जो है फेडरल के फीचर्स हैं, गवर्नमेंट क्या है, 2 लिस्ट सिस्टम है, 7 शेड्यूल में 2 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो लिखा हुआ है किसकी पावर है, तो कहीं ना कहीं सुपरमेसी प्रदान करता है। यूनिटरी क्या है कि एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे चेंज कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो एक यूनिटरी फीचर है। ज़्यादा पावर सेंट्रल के पास है, यूनिटरी मतलब सारी पावर सेंट्रल के पास है मोस्टली, ठीक है। अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राज्यसभा में, जिसकी ज़्यादा सीट राज्य, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है। एग्जीक्यूटिव इज़ द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, जो एग्जीक्यूटिव पार्ट है लेजिस्लेचर के, ये इमरजेंसी की पावर सारी सेंट्रल के पास आती है। प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। सिंगल सिटीजनशिप है हमारे यहाँ। गवर्नर अपॉइंटमेंट किया जाता है, सेंट्रल का आदमी होता है। न्यू स्टेट फॉर्मेशन वो भी सेंट्रल कर सकती है। ऑल इंडिया सर्विस के जो सारे आदमी होते हैं वो सेंट्रल के पास पावर रहती है, उसको अगर डिप्यूटेशन के सेंट्रल में बुला लेंगे। स्टेट से इलेक्शन मशीनरी सारी सेंट्रल के हाथ में है। वोटिंग ओवर द स्टेट बिल सेंट्रल के हाथ में है। इंटीग्रेटेड ऑडिट मैकेनिज्म जो चेक करती है, स्टेट में जाके ऑडिट करती है, वो भी सेंटर के हाथ में है। पावर टू रिमूव एनी की ऑफिसर, वो भी कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। लास्ट में एक ही चीज़ पढ़ेंगे, मैपिंग रिवर सिस्टम। तो मैपिंग रिवर सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं, ये मैं एक 10 मिनट का ब्रेक लूँगा, उसके बाद पढ़ूंगा, क्योंकि मेरा गला थक चुका है। मैं थोड़ा इसमें चीज़ बताऊँगा क्या क्या रिवर के अंदर है। तो इसको मैं एक इसकी डिफरेंट वीडियो ऐड कर दूँगा 10 मिनट की। आप इतना ही है, वीडियो लंबी हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। एक रिपोर्ट आपको बता देता हूँ, छोटा सा चीज़ रह गई है बताने से, वो रिपोर्ट आपको बता देता हूँ। एक रिपोर्ट आई है जिसमें क्या बताएगा, वो रिपोर्ट आप पढ़ लेना, मैंने उसके बेनिफिट और चीज़ें बताई हैं। ये एक रिपोर्ट आई है, टीचर फेसिंग ए डिजिटल हडल। प्रॉब्लम क्या आ रही है टीचरों के सामने, इनएडिक्वेट ट्रेनिंग। हमारे भारत में 15% ही टीचर हैं जिनके पास नॉलेज है कंप्यूटर ऑनलाइन चीज़ों को पढ़ाने की। सबसे बड़ी बात ये आती है निकल के आपकी, मतलब कि पीपल और टीचर रेशियो, यानी चिल्ड्रन और टीचर रेशियो बोल सकते हैं, चिल्ड्रन टीचर रेशियो, जो एक अच्छा रेशियो होना चाहिए। 30 बच्चों के ऊपर एक टीचर होनी चाहिए। भारत में क्या है, 40 बच्चों के ऊपर एक टीचर, अगर प्रॉपर तरीके से कहीं ना कहीं तो 50 बच्चों पे एक टीचर है, तो एक गलत चीज़ होती है। फिर स्टेट वाइज कंपैरिजन देखेंगे। चलो 15% तो मैंने बताया कि टीचर को नॉलेज है। कुछ स्टेट तो ऐसी हैं जिन स्टेट ओनली 3% नॉलेज है उनके टीचरों के पास, जो गवर्नमेंट टीचर है, कैसे हमें चीज़ों को चलाना है, कंप्यूटर को कैसे चलाना है। जब टीचरों को नहीं चलाना आता तो क्या ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहे होंगे। एक रिपोर्ट ये सारी आई है, ये देखो इस स्टेट में दे रखे हैं। 69 सबसे ज़्यादा गोवा के टीचर को चलाना आता है कंप्यूटर, सबसे कम त्रिपुरा के वालों को आता है। फिर ये कुछ इन्होंने चीज़ें इसमें दी हुई हैं। और गवर्नमेंट स्कूल में उसमें गोवा वालों को, सबसे ज़्यादा गोवा वालों को नहीं, ये गुजरात वाली सरकारी टीचरों को आता है। तो इसमें छांट लेना। आपका यूपी में 16% सभी स्कूलों का एवरेज लेंगे, गवर्नमेंट वालों को 7% ही आता है। और गवर्नमेंट जो एड है, जो पैसा देती है गवर्नमेंट, साथ में मदरसा में 5% ही आता है, प्राइवेट स्कूलों में 23% आता है। तो ये बताओ 23% प्राइवेट वालों को आ रहा है, तो बच्चे 77% तो बच्चे तो ऐसे ही रहेंगे, टीचर को पढ़ाने नहीं आता ऑनलाइन।
तो ये प्रॉब्लम है, तो ये कुछ देख सकते हैं। और ऑनलाइन एजुकेशन के फ़ायदे क्या होते हैं? फ़ायदे कन्विंस है, आप कहीं भी कैसे ही पोजीशन बैठ के पढ़ सकते हो, लेस एक्सपेंसिव। बस क्या है, गैजेट आपने खरीद लिया, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, नेट पढ़वा लिया 150 में, एटलीस्ट वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, स्कूल जाना आना, ये चीज़ें करना, वो चीज़ें करना, उससे बच रहे हैं। टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं सीख रहे हैं बच्चे, और एडिशनल कुछ बेनिफिट मिल जाते हैं, घर का एनवायरनमेंट मिलता है। नुकसान क्या है? एक तो लिमिटेड सोशल इंटरेक्शन, बहुत ज़रूरी होता है टीचर और स्टूडेंट का सोशल इंटरेक्शन होना, आमना सामना। टीचर मतलब जो टेक्नोलॉजी कॉस्ट एंड शेड्यूल, टेक्नोलॉजी कॉस्ट के बच्चे के पास मोबाइल नहीं है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, जहाँ से टीचर पढ़ाएगा उसको मोबाइल खरीदना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इंडियन पेनिट्रेशन नहीं, मतलब इंटरनेट पेनिट्रेशन नहीं। मैं आपको बता ही चुका हूँ, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग मात्र आप जो गांव के बच्चे हैं वो मात्र कहीं ना कहीं 10% के आसपास इंटरनेट यूज़ कर पाते हैं, और शहर में भी कम से कम 24% के आसपास है पेनिट्रेशन। है तो कनेक्टिविटी नहीं है, कनेक्टिविटी है तो रेंज नहीं आती। इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम देखी जाती है, इस सब चीज़ों में नहीं रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। 10 मिनट की वीडियो बना दूंगा जो आपका रिवर्स सिस्टम है उसके ऊपर, वहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।